हेलो एवरीवन, वेलकम टू सांवरिया क्लासेस। आज हम लोग चैप्टर 4 सिक्योरिटी एनालिसिस का थ्योरी कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे सिक्योरिटी एनालिसिस करना क्यों पड़ता है। ठीक है, देखो कभी भी हम सिक्योरिटी एनालिसिस करते हैं ना, तो हम 3 डिसीजन के लिए करते हैं। पहली चीज, हम उस सिक्योरिटी को कब ब्रॉड करें, कब तक हेल्ड करें और फिर कब उसे बेच दें। ठीक है, हम कोई भी सिक्योरिटी कब खरीदते हैं, जब हमारा जो रिटर्न होता है वो हायर होता है पर यूनिट ऑफ रिस्क पर, या फिर रिस्क पर यूनिट कम होता है। देखो, आज जो सिक्योरिटी हमको अच्छी लग रही है ना, जरूरी नहीं हो कि वो सिक्योरिटी हमको कल भी अच्छी लगे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग जो सिक्योरिटी एनालिसिस होता है ना, वो कंटिन्यूअस बेसिस पे करते हैं। नाउ मैम, हम लोगों ने ये तो सीख लिया कि सिक्योरिटी एनालिसिस हमको क्या करना चाहिए, कंटिन्यूअस बेसिस पे करना चाहिए। सिक्योरिटी एनालिसिस क्या होता है? सिक्योरिटी एनालिसिस एक सिस्टमैटिक एनालिसिस है जिसमें हम रिस्क और रिटर्न एनालाइज करते हैं वेरियस सिक्योरिटीज का, जो हमारी मदद करता है कि हम लोग वैल्यू फॉर कंपनी निकाल सकें। कौन से डाटा से? सेंसिटिव डाटा से। ठीक है ना, हम ये क्यों कर रहे हैं? ताकि हम लोग परचेज कर पाए जब मार्केट क्या हो, अंडर प्राइस हो, और उससे हम लोग रिटर्न अर्न कर पाए। ओके, नाउ सिक्योरिटी एनालिसिस की दो अप्रोचेस होती है। एक होती है फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरी होती है टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होता है, हम लोग कंप्लीट कंपनी की, उसकी इकोनॉमिक एनालिसिस की, इंडस्ट्री की इंफॉर्मेशंस को एनालाइज करते हैं। ठीक है, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, हम लोग ग्राफ की मदद से डिसाइड करते हैं कि हमको कौन सी सिक्योरिटी कब परचेज करनी चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस में भी 3 चीजें पढ़नी है: इकोनॉमिक एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस एंड कंपनी एनालिसिस। टेक्निकल में हमको 3 थ्योरी पढ़नी है, एक दो थ्योरी, एक इवॉल्व्ड वेव थ्योरी, और लास्ट में रैंडम वॉक थ्योरी। हम लोग सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या चीज़ है? अजम्पशन है कि जो शेयर प्राइसेस है ना, वो पूरे के पूरे फ्यूचर डिविडेंड पे डिपेंड करते हैं। इंटेंसिव वैल्यू कैसे निकालते हैं शेयर की? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड डिवाइड, ये डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड का साइन कर लेना, तो डिवाइड। ठीक है, डिवाइड डिस्काउंटिंग कैश फ्लो एट अ एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट। हमको जो डिस्काउंट रेट क्वेश्चन में गिवन होगा उससे हम उसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अगर शेयर प्राइस इंटेंसिव वैल्यू से कम है तो हमको क्या करना चाहिए, उसे खरीद लेना चाहिए। अगर शेयर प्राइस ज्यादा है इंटेंसिव वैल्यू से, तो हमको वो सिक्योरिटी क्या करनी चाहिए, सोल्ड कर देनी चाहिए। ठीक है, क्या है डिविडेंड के 3 सिनेरियो। सबसे पहले डिविडेंड क्या रहता है, सेम रहता है हमेशा। तो हम लोग क्या करेंगे, प्राइस कैसे निकालेंगे, डिविडेंड डिवाइड बाय के, डिस्काउंटिंग रेट। ओके, अगर डिविडेंड जो है वो चेंज हो जाता है, कांस्टेंट ग्रोथ रेट है और उसकी क्या है, कांस्टेंट ग्रोथ रेट है, तो हम लोग क्या करेंगे, P0 इज इक्वल टू D1 डिवाइड के माइनस जी। ठीक है, D1 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जो हमारा पेड डिविडेंड है उसके अंदर हमने ग्रोथ रेट ऐड कर दी। ओके, मतलब उसमें हमने ग्रोथ ऐड कर दी, तो 1 प्लस जी डिवाइड के माइनस जी। ये फॉर्मूलेस आपने इंटर में भी पढ़े होंगे, इसलिए मैं इनको ज्यादा टाइम लेके नहीं पढ़ा रही हूँ। उस सिनेरियो में क्या है, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल एंड पी मल्टीपल। ठीक है, बी मल्टीप्लाई E1 डिवाइड के माइनस जी डिवाइड, से मैं D1 को लिख सकती थी D0 ब्रैकेट में 1 प्लस जी, वैसे ही मैं E1 को भी लिख सकती हूँ E0 ब्रैकेट में 1 प्लस जी। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इकोनॉमिक एनालिसिस। ठीक है, देखो फॉर एन एग्जांपल, फंडामेंटल एनालिसिस किसके ऊपर बेस्ड है कि हमको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए। हमको उस कंपनी के इकोनॉमिक एनालिसिस के बारे में भी पता होना चाहिए, पर्टिकुलर इंडस्ट्री में क्या चल रहा है उसके बारे में पता होना चाहिए, और फिर उसकी कंपनी के बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोनॉमिक एनालिसिस। ठीक है, ये एमटी में भी आ चुका है। चलो इसे पढ़ते हैं। सबसे पहले ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड मेजर। जब आप इंटर में थे, आपने नेशनल इनकम के बारे में पढ़ा होगा, तो हमको जो उसकी ग्रोथ रेट होती है वो इम्पैक्ट करती है इकोनॉमिक एनालिसिस में। डिफरेंस बिटवीन रियल एंड नॉमिनल जीडीपी। एस्टिमेट ग्रोथ रेट क्या है इकोनॉमी की, ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, पर्टिकुलर इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट कितनी है। ठीक है, वो जो हम लोग एस्टिमेट करते हैं एस्टिमेटेड डिमांड के बेसिस पे। ओके, इन्फ्लेशन भी इम्पैक्ट करती है। इन्फ्लेशन के दो इंडेक्स होते हैं, एक होलसेल प्राइस इंडेक्स, दूसरा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। वो कंटिन्यूस बेसिस पे असेसमेंट करती है इन्फ्लेशन रेट्स का, ताकि वो उसके बेसिस पे प्राइजेस रख सके और डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन पॉलिसीज भी कर सके। नाउ मानसून, मानसून जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इकोनॉमिक एनालिसिस का।
ठीक है, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज। ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन टेक्निक यूज्ड इन इकोनॉमिक एनालिसिस। कौन कौन सी टेक्निक्स यूज करते हैं इकोनॉमिक एनालिसिस में, चलो वो पढ़ते हैं। ठीक है, 3 टेक्निक है, एक एंटीसिपेटरी सर्वे, दूसरा बायोमेट्री और लास्ट में इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग अप्रोच। सबसे पहले एंटीसिपेटरी सर्वे क्या होता है, टू हम लोग फ्यूचर स्टेट ऑफ इकोनॉमी की ओपिनियन बनाते हैं। ठीक है, इनकॉर्पोरेट एक्सपर्ट ओपिनियन, इसमें क्या होते हैं, एक्सपर्ट यूज होते हैं जो जो क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टिंग एक्टिविटीज, एक्सपेंडिचर ऑन प्लांट एंड मशीनरी, लेवल ऑफ इन्वेंट्री, ये सब एंटिसिपेट करते हैं। और ये सारी चीजों को इवेल्युएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर यूज में लेते हैं। ठीक है, इसका ड्रॉबैक क्या है, सर्वे है, गारंटी नहीं है कि ये चीज होगी ही होगी, इसे हम फोरकास्ट नहीं कह सकते, नॉट रिगार्डेड एज फोरकास्ट। ओके, नाउ इंडिकेटर अप्रोच से क्या होगा, हम लोग ये चेक करेंगे कि इकोनॉमी फ्यूचर में कैसे परफॉर्म करती है। ओके, तो हम लोग 3 इंडिकेटर्स का यूज करते हैं, लैगिंग इंडिकेटर्स जो इकोनॉमी में पर्टिकुलर स्टेज आने के बाद बताता है। ठीक है, रफली कोइंसिडेंट इंडिकेटर जो सेम टाइम पे हमको बता देता है कि इकोनॉमी ऐसे परफॉर्म करेगी। और लास्ट में लीडिंग इंडिकेटर क्या होते हैं, हमको इकोनॉमिक एक्टिविटी होने से पहले बता देते हैं। ठीक है, ऑल इंडिकेटर सजेस्ट डायरेक्शन ऑफ चेंज इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये सारे इंडिकेटर क्या करते हैं, हमको एग्रीगेट बताते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी या डिक्रीज होगी। ठीक है, बट नॉट अबाउट इट्स मैग्नीट्यूड, कितनी बढ़ेगी कितनी गिरेगी ये नहीं बताते। ठीक है, वेरियस मेजर्स ऑब्टेन फ्रॉम सच इंडिकेटर मे गिव कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स। अगर हम लोग अलग अलग मेजर यूज करेंगे तो ये लोग क्या करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट करेंगे एक दूसरे से। टू अवॉइड दिस इशू ऑफ डिल्यूजन और कॉम्प्लेक्स इंडेक्स, बट इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए हम लोग कंपोजिट इंडेक्स का यूज करते हैं, लेकिन उसे समझना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। ओके, इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग अप्रोच, ये क्या है, प्रिसाइज और क्लियर रिलेशनशिप बताती है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के अंदर। सबसे पहले क्या स्टेप्स हैं, सबसे पहले हम लोग टोटल इकोनॉमिक डिमांड निकालेंगे, किसे, टोटल इनकम से। ठीक है, बेस्ड ऑन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, रेट ऑफ इन्फ्लेशन और चेंज इन इकोनॉमिक लेवल्स, इनके बेसिस पे टोटल इकोनॉमिक डिमांड निकाल लेंगे। ठीक है, फिर हम लोग फोरकास्ट करेंगे जीएनपी, ये होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, बाय एस्टिमेटिंग CIGX-M। ये लोगों ने फाउंडेशन या इंटर में पढ़े होंगे। C मतलब कंजम्पशन, I मतलब इन्वेस्टमेंट, G मतलब गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है, X-M का मतलब होता है नेट एक्सपोर्ट। जब हमारे को ये सारे वेरिएबल्स मिल गए, तो जब हम इनको आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, फोरकास्टिंग जीएनपी आ जाएगी। देखो हम लोग क्या है, टोटल जीएनपी क्या करते हैं, सब अलग अलग तरीके से निकालते हैं, इंडिपेंडेंट एजेंसीज। ठीक है, तो हम उन्हें कंपेयर करेंगे अपनी वाली से और फिर देखेंगे कि वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। ओके, नाउ तो यहाँ पे हो गया इकोनॉमिक एनालिसिस खत्म। मैम हमने चैप्टर कहाँ से स्टार्ट किया था, पूरा घूम गया, एक बार फिर से चलते हैं। देखो हमने सिक्योरिटी एनालिसिस चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सिक्योरिटी एनालिसिस की डेफिनेशन पढ़ी और फिर पढ़ा 2 टाइप की अप्रोचेस होती हैं। ठीक है, पहला फंडामेंटल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस में हमने पहली अप्रोच पढ़ ली इकोनॉमिक एनालिसिस, जिसमें हमने उसके फैक्टर्स पढ़े और टेक्निक्स पढ़ी कि हम लोग इकोनॉमिक एनालिसिस कैसे करते हैं। नाउ वी आर मूविंग ऑन फंडामेंटल ऑफ एनालिसिस का सेकेंड एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस करें। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करी, इकोनॉमी एनालाइज करी, फिर हमने इंडस्ट्री एनालाइज करी और फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंपनी एनालाइज करेंगे। ओके, तो हम लोग अभी सेकंड पोजीशन पे हैं इंडस्ट्री एनालिसिस। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडस्ट्री एनालिसिस, सबसे पहले प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है। ठीक है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो कौन सी स्टेज पे है। ठीक है, अगर हमको पता चलेगा वो कौन सी स्टेज पे है तो उसके बेसिस पे हम लोग उसका प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। डिमांड सप्लाई गैप देखेंगे, डिमांड हमारी सप्लाई ज़्यादा है तो हमारा प्रॉफिट कम होगा, अगर हमारी सप्लाई कम है तो हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होगा। बैरियर टू एंट्री, गवर्नमेंट एटीट्यूड, स्टेट ऑफ कॉम्पिटिशन इन इंडस्ट्री, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, हमारी इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करेगी। ओके, नाउ कॉस्ट कंडीशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, इसके क्या फैक्टर है, कॉस्ट कंडीशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी के, हम कैसे कॉस्ट को अलोकेट करते हैं वेरियस साइड के अंदर,
प्रोडक्ट प्राइस क्या है, प्रोडक्शन कैपेसिटी कैसी है, या हमको कितना एक्सपेंडिचर लग रहा है मेंटेनेंस में, या फिर हमारी जो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज करने में। ठीक है, चीज़ें क्या होती है, प्रॉफिट को इम्पैक्ट करती है और उसके बेसिस पे हमारी इंडस्ट्री भी इम्पैक्टफुल होती है। ओके, नाउ टेक्नोलॉजी और रिसर्च कैसा है वो भी देखना पड़ता है। नेचर, टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी टू बी यूज, एक्सेप्टेड चेंज इन टेक्नोलॉजी। अगर हम नया प्रोडक्ट लाएंगे तो कितना चेंज करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी में। हमको कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड सेल्स का रिलेशनशिप पता होना चाहिए, पीरियड, मनी कितनी स्पेंड हो रही है R&D में, और उसके अलावा असेसमेंट ऑफ इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ सेल्स, प्रॉफिटेबिलिटी, इन शॉर्ट, इमीडिएटली एंड लॉन्ग रन। हमको दोनों के बेसिस पे इंडस्ट्री का असेसमेंट करना चाहिए, लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन के बेसिस पे इंडस्ट्री का असेसमेंट करना चाहिए। मैम ये सारी चीज़ें हमको एग्जैक्ट याद करनी है क्या? नहीं, ओके, आपको ये सारी चीज़ें समझनी है। आप एक दो बार समझो, एक दो बार वीडियोस देखो, आपको याद हो जाएगी। ओके, इनफ है। नाउ टेक्निक्स यूज्ड इन इंडस्ट्री एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस एंड इनपुट एंड आउटपुट एनालिसिस। ठीक है, रिग्रेशन एनालिसिस आपने पढ़ा होगा फाउंडेशन में। ठीक है, कि हमको बोला जाता था कि एक वेरिएबल क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, दूसरा इंडिपेंडेंट होता है। जैसे जिसमें आपने ये वाली इक्वेशन पढ़ी होगी, याद आ रहा है? ठीक है, ये वाला होता है डिपेंडेंट, ये वाला होता है इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, अपना इंडस्ट्री को एनालाइज करेंगे। ओके, बहुत सारे फैक्टर निकाल सकते हैं, इससे हम डिमांड निकाल सकते हैं प्रोडक्ट की। और कौन कौन से फैक्टर्स को हमको ध्यान रखना पड़ता है, GNP ध्यान रखना पड़ता है, डिस्पोजल इनकम का ध्यान रखना पड़ता है, पर कैपिटा कंजम्पशन का ध्यान रखना पड़ता है, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ध्यान रखना। भाई इनपुट आउटपुट एनालिसिस में क्या होता है, ये होता होगा कि भाई हम लोग कितना इनपुट लगाएं एक स्पेसिफिक आउटपुट पाने के लिए। ठीक है, या फिर हम लोग इतना इनपुट लगा रहे हैं तो हमको आउटपुट कितना मिलना चाहिए। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी के, जिसमें ये क्या है, इंटरमीडिएटरी स्टेप्स भी ले रहा है, जिसके अंदर रॉ मटेरियल जो फाइनल कंजम्पशन तक पहुंच रहे हैं ना उसको भी लेता है। ठीक है, ये डिटेक्ट करता है चेंज इन पैटर्न्स को, ट्रेंड को इंडिकेट करता है, और साथ साथ डिक्लाइन ऑफ इंडस्ट्रीज भी बता देता है। मूविंग ऑन कंपनी एनालिसिस, मैम हम तो भूल गए कि हमने कहाँ से शुरू किया था, फिर से देखो। हम लोगों ने क्या किया, हम लोग के सिक्योरिटी एनालिसिस, जिसकी दो अप्रोचेस है, फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस में हमने इकोनॉमिक एनालिसिस पढ़ लिया और इंडस्ट्री एनालिसिस भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं कंपनी एनालिसिस के बारे में। कंपनी की नेटवर्थ चेक करते हैं और बुक वैल्यू चेक करते हैं। ठीक है, बुक वैल्यू और नेटवर्थ निकालते कैसे हैं, इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर्स प्लस फ्री रिजर्व्स, माइनस करेंगे इंटेंजिबल असेट्स और माइनस करेंगे कैरी फॉरवर्ड लॉसेस को। कभी कभी क्वेश्चन में इंटेंजिबल असेट्स माइनस करे हुए होते हैं, कभी कभी नहीं करे हुए होते हैं। तो मैम हमको किस तरीके से सॉल्व करना है, आपको क्या करना है, आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है और नीचे रिमार्क में लिख देना है कि हम लोगों ने एक बार इंटेंजिबल के साथ सॉल्व किए, एक बार विदाउट इंटेंजिबल सॉल्व किए हैं। ओके, तो हम लोग पर शेयर कैसे निकालते हैं, नेटवर्थ जो भी आई उसको नंबर ऑफ शेयर्स से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, बुक वैल्यू और इंटेंसिव वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि जो इंटेंसिव वैल्यू होती है वो क्या रिफ्लेक्ट करती है, फ्यूचर अर्निंग को रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, और जो बुक वैल्यू होती है वो हिस्टोलॉजिकल कॉस्ट को इम्पैक्ट करती है, इसलिए कभी भी ये दो चीज़ें मैच नहीं हो सकती। और कंपनी एनालिसिस में हम लोग क्या देखते हैं, फंड फ्लो एनालिसिस देखते हैं। हम ये देखते हैं कि कहाँ से कंपनी के पास पैसा आ रहा है और वो कंपनी उसे कहाँ यूज़ कर रही है। ओके, क्रॉस सेक्शनल एंड टाइम सीरीज एनालिसिस भी करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, दो फर्म को कंपेयर करते हैं। एक फर्म को बेंचमार्क के साथ कंपेयर करते हैं ताकि हम एनालाइज कर पाए कि फर्म की परफॉर्मेंस कैसी है। ओके, कंपैरेटिव एनालिसिस भी करते हैं, स्मॉल साइज स्टेटमेंट और फाइनेंशियल रेशियो, दोनों तरीके के एनालिसिस होते हैं इसके अंदर। ठीक है, अगर आपको लोगों को याद हो तो आपने इंटर या फाउंडेशन में इसके क्वेश्चंस भी करे होंगे। ओके, नाउ हम लोग साथ साथ कंपनी की साइज और रैंकिंग भी देखते हैं, ग्रोथ रिकॉर्ड्स भी देखते हैं, पी रेशियो से, परसेंटेज चेंज ऑफ ग्रोथ रेट, अर्निंग कितनी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ग्रोथ रेट ऑफ नेट ब्लॉक, इसके बेसिस पे भी देखते हैं। फाइनेंशियल भी एनालाइज करते हैं, हम अंडरस्टैंड करते हैं फाइनेंशियल सॉल्वेंसी एंड लिक्विडिटी,
उसकी एफिशिएंसी ऑफ देखते हैं कि फंड कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे यूज़ हो रहे हैं, ठीक है? प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी देखते हैं, फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग लेवरेजेस भी कैलकुलेट करते हैं इसके अंदर, ठीक है? नाउ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देखते हैं कि कंपनी के पास कौन-सा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट भी देखते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस चेक करते हैं हम लोग ये देखते हैं कि कंपनी जो है वो कंप्लाई कर रही है क्या सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015, ठीक है? अगर आप लोगों ने सेट ए का पेपर देखा होगा तो उसके अंदर आपने इनके बारे में पढ़ा होगा कि इसके अंदर बहुत सारी कंप्लायंसेस होती है लिस्टेड कंपनी को। तो क्या कंपनीज वो सारी कंप्लायंस फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही है? स्टेक होल्डर्स कितनी अच्छी तरीके से कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो स्टेक होल्डर्स को कर रहे हैं। क्वालिटी एंड टाइमलीनेस ऑफ कंपनी डिस्क्लोजर कंपनी जो फाइनेंशियल डिस्क्लोजर देती है वो कब देती है और उनकी क्वालिटी कैसी है वो चीज़ भी चेक करेंगे। साथ साथ वेदर क्वालिटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर इंडक्टेड, क्या कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं? रेगुलेशन वो लिस्टेड कंपनी है तो उसे सेबी फॉलो करना पड़ता है, और कोई ऐसी कंपनी है जो आउटसाइड इंडिया कंपनी के साथ डीलिंग करती है तो उसके ऊपर फेमा लगता है, ठीक है? तो वो सारे रेगुलेशन वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लोकेशन एंड लेबर मैनेजमेंट रिलेशनशिप देखते हैं लेबर के साथ, ओके? पैटर्न ऑफ एग्जिस्टिंग स्टॉक होल्डर्स भी चेक करते हैं, मार्केटेबिलिटी ऑफ शेयर्स भी देखते हैं। मैम मतलब फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग कंप्लीट सब चीज़ें चेक करते हैं। हम सबसे पहले इकोनॉमी के बारे में जानते हैं, फिर इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं, फिर हम लोग पर्टिकुलर कंपनी के बारे में इतनी डिटेल एनालिसिस करते हैं। उसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमको उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ओके? इसमें कंपनी एनालिसिस की टेक्निक कौन-कौन से? कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस एंड डिसीजन ट्री एनालिसिस आपने कैपिटल बजटिंग में पढ़ा है। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन आप लोग फाउंडेशन में पढ़ के आए हो। ट्रेंड एनालिसिस में कुछ नहीं होता, हम लोग सिर्फ डिडक्ट करते हैं ट्रेंड को, ओके? तो फंडामेंटल एनालिसिस में अगर हम किसी कंपनी को सेलेक्ट करते हैं ना कि भाई हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, तो वो क्या होता है, वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है और वो रिस्कियर कम होता है। क्यों? क्योंकि हमको कंपनी, उसकी इंडस्ट्री, उसकी इकोनॉमी में ये नहीं कह रही कि 100% हम लोग सही होते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में, ऐसा कभी नहीं होता, ओके? पर ये होता है फंडामेंटल एनालिसिस में कि हमको पता होता है, मैक्सिमम चांसेस होता है कि ये है कि भाई हमको पूरा कंपनी के बारे में पता है, तो अगर हम लोग इन्वेस्ट करेंगे तो हम प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। मतलब जो हमारे जो शेयर्स हैं हमको एक रीज़नेबल अर्निंग दे के जाएँगे, ओके? टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, हम लोग ग्राफ्स के बेसिस पे चलते हैं, ठीक है? मेथड ऑफ शेयर प्राइस मूवमेंट बेस्ड ऑन स्टडी ऑफ प्राइस ग्राफ्स एंड चार्ट ऑफ असम्पशंस, ठीक है? ये कह रहे हैं कि जो सेलिंग प्राइस ट्रेंड होता है वो बार-बार खुद को रिपीट करता है। मार्केट में हमेशा एक सर्टेन पैटर्न फॉलो होता है, इन्वेस्टर ये सोचता है, ठीक है? वो कोई भी पैटर्न रिपीट होने से पहले वो आप लोगों को ऐसा बता देगा कि मैं रिपीट हो रहा हूँ, ओके? कोई ऐसा साइन आपको मिल जाएगा ताकि पता चल जाएगा कि ये चीज़ वापस रिपीट होगी। टेक्निकल एनालिसिस हमको 2 क्वेश्चन के आंसर देता है। पहली चीज़, क्या कोई ट्रेंड है प्राइसेज़ में? अगर प्राइस अगर प्राइस में कोई ट्रेंड है, तो वो ट्रेंड रिवर्स हो सकता है क्या? इन 2 चीज़ों का आंसर देता है, ठीक है? ओके, इसके 2 मेथड हैं। पहली वर्चुअल मेथड, दूसरा स्टैटिकल मेथड। वर्चुअल मेथड में क्या होता है, हम लोग वैरायटी ऑफ चार्ट्स देते हैं और उसके बेसिस पे पैटर्न ड्रॉ करते हैं, ओके? स्टैटिकल मेथड में क्या होता है, हम लोग प्राइस और रिटर्न के डाटा को इवैल्यूएट करते हैं, ओके? अज़म्पशन क्या है? अज़म्पशन ये है कि मार्केट वैल्यू जो है ना, वो डिमांड और सप्लाई के ऊपर बेस्ड होती है, ठीक है? डिमांड और सप्लाई एक्चुअली गवर्न्ड बाय सेवरल फैक्टर्स व्हिच रैशनल और इरैशनल। भाई बहुत सा डिमांड और सप्लाई जो होती है ना, वो सेवरल फैक्टर्स से अफेक्ट करती है, ठीक है? और कुछ उसमें रैशनल होते हैं, कुछ इरैशनल होते हैं। Stock prices generally move in a trend which continue for substantial period of time. और फिर फोर्थ assumption क्या है, रिलाय अपॉन चार्ट एनालिसिस। हम लोग चार्ट एनालिसिस पे रिलाय करते हैं और ये सोचते हैं कि पास्ट में जैसा ट्रेंड फॉलो हुआ ना वैसा ही होगा, रादर देन इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो मेरी चीज समझो, टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग कंपनी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, हम लोग सिर्फ प्राइस के बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि हमको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करो या फंडामेंटल एनालिसिस फॉलो करो,
मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ। ओके, इट्स डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन कि वो कौन सा एनालिसिस चूज करता है। अगर कहना ये है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्ट करना है तो आप फंडामेंटल एनालिसिस पे ध्यान दो, और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना है तो आप टेक्निकल एनालिसिस पे भी रिलाय कर सकते हो। ओके, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, सबके पॉइंट ऑफ व्यूज अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ व्यूज पर्सन टू पर्सन अलग अलग हो सकते हैं। ओके, नाउ प्रिंसिपल ऑफ टेक्निकल एनालिसिस क्या है, ये कहते हैं मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग। मतलब जो सेलिंग प्राइस होती है ना, उसमें सारे इम्पैक्ट आके सेलिंग प्राइस कैलकुलेट होती है। ठीक है, और प्राइस हमेशा एक ट्रेंड में फॉलो होता है और हिस्ट्री खुद को रिपीट करती है। वही ऊपर वाले पॉइंट्स वापस रिपीट हो गए। ठीक है, इसमें हमको 3 थ्योरी पढ़नी है, द डो थ्योरी, वेव थ्योरी और लास्ट में रैंडम वॉक थ्योरी। ओके मैम, हम कहाँ थे, हम फिर कंफ्यूज हो गए, इतना बड़ा थ्योरी चैप्टर है। वापस से आते हैं, देखो हम कहाँ थे, हम लोग थे सिक्योरिटी एनालिसिस पे, जिसकी 2 अप्रोचेस हैं, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में हमने 3 पार्ट्स पढ़े। हम फंडामेंटल एनालिसिस में इकोनॉमी के बारे में जानते हैं सबसे पहले, फिर इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं और फिर कंपनी के बारे में जानते हैं। ओके, टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग ऐसा कुछ नहीं करते, हम ये सोचते हैं कि प्राइस जो है वो सब कुछ डिस्काउंट कर देता है। ठीक है, और उसके अंदर हम 3 थ्योरी पढ़ेंगे, द डो थ्योरी, इवॉल्व्ड वेव थ्योरी और लास्ट में रैंडम वॉक थ्योरी। ओके, तो अब हम लोग ये थ्योरी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, द ड्यू थ्योरी में क्या इसने ओरिजिनेट करी है, चार्ल्स ड्यू ने। ओके, इसने क्या इसने क्या किए, 2 एवरेजेस निकाले, एक इंडस्ट्री एवरेज निकाला और एक ट्रांसपोर्टेशनल एवरेज निकाला। ठीक है, इसने मार्केट के मूवमेंट को बताया। ठीक है, प्राइमरी मूवमेंट क्या होता है, जो फर्स्ट ईयर से लेके 36 मंथ तक चलता है, अराउंड ईयर्स तक चलता है। ठीक है, या उससे ज्यादा भी चल सकता है। इसको हम कॉमनली ये बोलते हैं बियर या बुलिश बुल मार्केट। सेकेंडरी मूवमेंट क्या होता है, सेकेंडरी मूवमेंट ये छोटे पीरियड के लिए चलता है, शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए चलता है। ओके, और ये क्या है, प्राइमरी मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। मतलब अगर पहले बेयर चल रहा होगा तो अभी बुल चलेगा, लेकिन अगर पहले बुल चल रहा था तो अभी बेयर चलेगा। बुल और बेयर का मतलब क्या होता है, बुल का मतलब होता है कि मार्केट अप है और बेयर का मतलब मार्केट डाउन है। ओके, तो सेकेंडरी मूवमेंट में प्राइमरी मूवमेंट का उल्टा होगा। ओके, और ये 2 वीक से लेके 1 महीने तक या उससे भी थोड़ा ज्यादा चल सकता है। डीप फ्लक्चुएशंस भी होती है, इसमें क्या होता है, नैरो मूवमेंट होता है, मतलब थोड़ा मूवमेंट होता है। ओके, इसने थ्योरी का पर्पस क्या है, तो थ्योरी का पर्पस ये है कि हम मार्केट कहाँ है और मार्केट कहाँ तक जाएगा, सिर्फ हमको इतना डिटरमाइन करना है। इसका पर्पस ये नहीं है कि वो कितना हाई जाएगा या कितना लो जाएगा, ये ऐसा कुछ भी बताने का नहीं है। ओके, सिर्फ वो बताता है कि वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। नाउ बुलिश मार्केट एंड बेयरिश मार्केट। बुलिश मार्केट में क्या होता है, व्हेन सर्कुलर स्विंग्स ऑफ स्टॉक्स market averages are successively higher and successively lower are higher then the market trend is up। मतलब कुल मिला के ये चीज हुई कि मार्केट हमारा क्या है, अप है। दूसरी चीज ऑफ सक्सेसिव हाइज एंड सक्सेसिव लोज आर लोअर। मतलब सपोज मैंने बोला प्राइमरी मार्केट में 1 ईयर टू 36 मंथ्स आते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि 1 ईयर में हमेशा बढ़ता ही रहेगा, हमेशा बुल मार्केट ही रहेगा, ऐसा नहीं होगा ना, कभी डाउन भी जाएगा कभी अप भी जाएगा। तो हम लोग एवरेज के बेसिस पे देख रहे हैं कि एवरेज ओवरऑल क्या हो रहा है, कि वो इंक्रीज हो रहा है क्या। अगर वो इंक्रीज हो रहा है मतलब बुलिश मार्केट है, अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो मतलब मार्केट डाउन है। जो थ्योरी में ट्रेंड के बारे में भी बताया है। ठीक है, प्राइमरी अप ट्रेंड जिसमें 3 मूव्स अप होती है। ठीक है, 3 मूव्स होती है। ओके, ये पहले थे मूवमेंट, जो हमने ऊपर पढ़े ना वो मार्केट के मूवमेंट्स थे। ठीक है, और अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना वो हम लोगों को ट्रेंड के मूव्स बता रहे हैं। ओके, सबसे पहले क्या होता है, अक्यूमुलेशन ऑफ शेयर्स बाय फार साइटेड और नॉलेजेबल इन्वेस्टर। सबसे पहले नॉलेजेबल इन्वेस्टर या जो पूरी रिसर्च के साथ बैठते हैं ना वो लोग शेयर्स खरीदते हैं। ठीक है, फिर सेकंड में क्या होता है कि हमको फर्स्ट रिपोर्ट मिलती है कंपनी की, जिसमें थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाता है कि कंपनी की अर्निंग क्या है, गुड है, तो उसके बेसिस पे बाकी लोग इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन थोड़े लोग इन्वेस्ट करते हैं। लास्ट मूव में क्या होता है, बहुत वाइड इंफॉर्मेशन लोगों के पास आ जाती है,
तो उसके बेसिस पे बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाता है कि ये जो है ना स्पेकुलेशन मार्केट बन जाता है। और इस लास्ट मूव से जो हमारे जो फार साइटर होते हैं ना, जो नॉलेजेबल इन्वेस्टर होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, इस लास्ट मूव से प्राइमरी डाउन ट्रेंड का फर्स्ट मूव बना देते हैं। मतलब वो लोग यहाँ से हाई अर्निंग कमाकर बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। सेकंड में क्या होता है, नॉन सर्टेनेबिलिटी ऑफ हाई अर्निंग इज कंफर्म्ड। कुछ लोगों को ये पता चलता है कि अब अगर जब ये निकल गए, ठीक है, तो अब इतना ज़्यादा मार्केट में अर्निंग नहीं होगी, तो फिर धीरे-धीरे वो लोग भी निकलने लग जाते हैं। और फिर लास्ट मूव ये होता है कि सब हर कोई चाहता है कि मार्केट में हम लोग वो शेयर्स बेच दें, ठीक है? तो वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रेस हो जाती है सिचुएशन। ओके, ये था पूरा डो थ्योरी। द डो थ्योरी में हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि इसने 2 एवरेजेस पे रिसर्च करी, एक इंडस्ट्री वाले, एक ट्रांसपोर्टेशनल वाले। ओके, और उससे उसको मार्केट का मूवमेंट मिले। 3 टाइप के मार्केट के मूवमेंट थे, प्राइमरी मूवमेंट, सेकेंडरी मूवमेंट एंड डेली फ्लक्चुएशन वाले। ओके, और उसके बाद हम लोगों ने ट्रेंड के बारे में पढ़ा, जिसमें हम लोग पहले ये देखते हैं कि ट्रेंड कैसे अप जाता है और फिर वो कैसे डाउन जाता है। तीनों दोनों के 3-3 मूव्स हैं। ओके। इवॉल्व वेव थ्योरी में क्या है कि मार्केट जो है वो हमेशा रिपीटेड पैटर्न्स फॉलो करता है, ठीक है, रिपीटेड वेव्स फॉलो करता है। कैसे आती है वेव्स? आती है डिमांड एंड सप्लाई प्रेशर से। ओके, वेव्स को हमने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। एक होता है इम्पल्सिव पैटर्न, दूसरा होता है करेक्टिव पैटर्न। ओके, इम्पल्सिव पैटर्न को हम लोग बेसिक वेव्स भी कहते हैं। तो ये जो होती है वो ये 3 होती है या 5 होती है, एक भी गिवन डायरेक्शन में, या तो फिर वो अपवर्ड होगी या फिर डाउनवर्ड होगी। ओके, ये हमको अगर अपवर्ड होगी तो ये हमको बुलिश फेज दिखा रही है, अगर डाउनवर्ड होगी तो बियर फेस दिखा रही है। ओके, नाउ करेक्टिव वेव्स क्या होती हैं? रिएक्शन वेव्स होती है, ठीक है, जो 3 होती है, जो हमेशा बेसिक वेव्स की अपोजिट होती है। ओके, नाउ ये क्या है, ये करेक्शन लाती हैं। अगर पहले राइज होगा तो फिर अब क्या होगा, फॉल करेगी, ठीक है। और अगर पहले फॉल होगा, अगर पहले फॉल होगा बेयर मार्केट में, तो वो अब रेज करेगी, ठीक है। दो पैटर्न बता रखे हैं, एक बेसिक पैटर्न, दूसरा कंप्लीट साइकिल। बेसिक पैटर्न में क्या होता है, ये वेव 1, वेव 2 और वेव 5 जो है वो डायरेक्शनल मूवमेंट है, जिसे हम लोग कहते हैं बेसिक वेव्स। और वेव 2 और वेव 4 जो है वो करेक्टिव मूवमेंट्स है। ओके, नाउ पूरा कंप्लीट साइकिल क्या बोलता है, कंप्लीट साइकिल में होता है वेव 1 से वेव 5 तक हमारी क्या होती है, इम्पल्सिव वेव्स होती हैं। मैम आपने तो कहा था इम्पल्सिव वेव एक ही डायरेक्शन में फॉल करेगी, तो यहाँ तो वेव 1 जो है वो इंक्रीज हो रही है, फिर वेव 2 डिक्रीज हो रही है, फिर वेव 3 इंक्रीज हो रही है, फिर वेव 4 डिक्रीज हो रही है। तो ये हमारी इम्पल्सिव वेव्स कैसे हुई? देखो ध्यान से समझो। अगर आप लोग यहाँ लाइन ड्रॉ करोगे, आपको पैटर्न शो हो रहा है कि ये जो पैटर्न ड्रॉ हुआ है, इससे हमारी प्राइजेस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये हमारी इम्पल्सिव वेव्स हैं, हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। ओके, देखो ये जैसे वेव 1 जो इंक्रीज हुई ना, वो ज़्यादा इंक्रीज हुई वेव 2 के डिक्रीज के मुकाबले, और फिर वेव 3 जो इंक्रीज हुई ना, वो वेव 4 बहुत कम डिक्रीज हुई, ठीक है। फिर वेव 5 इंक्रीज हुई। ओके, तो ये हमारा पैटर्न बन गया इंक्रीजिंग वाला। ओके, ऐसा ही इसका ही रिवर्स हमारा बनता है डिक्रीजिंग वाले केस में। ओके, ए से वेव सी तक हमारी क्या है, करेक्टिव फेस है। ओके, तो अब मैं अगर 0.5 से लाइन ड्रॉ करूँ तो ये क्या आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है। देखो ये यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज हो रहा था, लेकिन करेक्टिव फेस में क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। अब करेक्टिव फेस में क्या है, देखो यहाँ पे ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था और करेक्टिव फेस में यहाँ पे ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है। ओके, फिर इंक्रीज हो रहा है लेकिन कम इंक्रीज हो रहा है, वेव सी ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो ये हमारे क्या है, करेक्टिव। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा कंप्लीट साइकिल था। देखो ये 8 वेव्स हो गई ना, तो ये कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये आप नहीं कह सकते कि ये और थोड़ा सा डिक्रीज इंक्रीज हो गया फिर डिक्रीज हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। ये पूरा कंप्लीट साइकिल कंप्लीट हो चुका है, फिर वापस से हम लोग रेज ड्रॉ करेंगे तो वो इंक्रीज होगी, ठीक है। वो हमारी बनेगी वेव नंबर 1। ओके, और फिर यही पैटर्न वो वापस फॉलो करेंगे। ओके, फिर थोड़ा सा डिक्रीज होंगे, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज,
ऐसा वाला पैटर्न वापस फॉलो होगा। ओके, ये मैं नहीं कह रही हूँ कि ऐसा पैटर्न हमेशा फॉलो होगा, ये थ्योरी कहती है कि ऐसा होगा। ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन लास्ट थ्योरी, रैंडम वॉक थ्योरी। रैंडम वॉक थ्योरी कहती है कि प्राइस जो है ना वो उसे हम कभी प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते। ओके, रीजन क्या है, पास डेटा के बेस पे ये नहीं कह सकते कि हमारे फ्यूचर प्राइसेस ये होंगी। ओके, और ये क्या है, पीरियोडिकली अप और डाउन जाता है सेलिंग प्राइस, ठीक है, इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है सक्सेसिव पीक से और थ्रॉट से। मतलब हमारी सारी थ्योरी कंप्लीट हो गई, हम लोग चले थे यहाँ से। हमने सिक्योरिटी एनालिसिस स्टार्ट किया था, उसके दो अप्रोचेस थी, पहला फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरा टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस हम लोग कैसे करते हैं, सबसे पहले इकोनॉमी के बारे में जानते हैं, इकोनॉमिक एनालिसिस, दूसरी चीज़ इंडस्ट्री एनालिसिस और तीसरी चीज़ कंपनी एनालिसिस। ओके, टेक्निकल एनालिसिस में ऐसा कुछ नहीं होता, हम लोग ग्राफ्स के बेसिस पे चलते हैं और उसमें हमने 3 थ्योरी पढ़ी, 2 थ्योरी, इवॉल्व्ड वेव थ्योरी और लास्ट में रैंडम वॉक थ्योरी। ओके, अभी तक हम लोगों ने जितना भी हमारा बर्डन था वो खत्म कर दिया। अब जो हम पढ़ेंगे वो नए सिरे से पढ़ेंगे। ओके, तो अब हम लोगों को बुक में आगे क्या दे रखा था, हम लोग इसके बाद हम लोगों को चार्ट्स बता रखे हैं। जैसे हम लोगों को इन 5 चार्ट्स के बारे में बता रखा है। पहला चार्ट है लाइन चार्ट, जो हम बचपन से जानते हैं, जो एक पर्टिकुलर लाइन ड्रॉ करता है, प्राइजेस को मिला के हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं, वो हमारा होता है लाइन चार्ट। ठीक है, बार चार्ट में क्या होता है, बार चार्ट होता है ऐसा। बार चार्ट कब से ऐसा होने लगे, देखो स्टॉक्स में बार चार्ट ऐसे ही होते हैं, पर हाँ आपको अब वो कलरफुल मिलने लगे हैं। ठीक है, ये जो है आपके बुक में ऐसा बना हुआ था तो मैंने भी ऐसा ही बना रखा है। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये लाइन जो है वो एक डे को डिनोट कर रही है। ओके, जहाँ से ये लाइन स्टार्ट हुई है ना, वो है कि उस दिन पे सबसे ज़्यादा प्राइस यहाँ तक गया है। ठीक है, और ये लाइन जहाँ पे ख़त्म हो रही है ना, तो हम ये बोल रहे हैं कि उस दिन पे ये प्राइस की लोअर वैल्यू इतनी थी, कभी भी उस दिन पे लोअर से लोअर वैल्यू ये वाली थी। ठीक है, नाउ अब प्राइस स्टार्ट जहाँ पे होता है ना, वो लेफ्ट साइड पे शो करते हैं हम लोग। ओके, तो हमारी ये हुई हमारी ओपनिंग प्राइस, और ये हम लोगों की प्राइस जैसे सपोज यहाँ ख़त्म हुई, तो ये हमारी हो गई क्लोजिंग प्राइस, क्लोजिंग, और ये ओपनिंग। ठीक है, अब अगर आपको ये समझ आ गया तो यही बार चार्ट है, चलो देखते हैं। ठीक है, हम लोगों को ये चार्ट दे रखा है, फर्स्ट जैन पे क्या है कि ये हमारी लोअर वैल्यू है, ये हमारी हायर वैल्यू है। ठीक है, ये हमारा ओपनिंग प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुआ और हमारा क्लोजिंग प्राइस ये है। ठीक जैन पे नाउ अगर मैं सेकंड जैन पे देखूँ तो मेरी क्लोजिंग प्राइस कौन सी है, ये वाली है, तो मेरी ओपनिंग प्राइस क्या थी, ज़्यादा थी। ओके, और वापस मैं थर्ड जैन पे देखूँ तो मेरी ओपनिंग प्राइस ज़्यादा है और क्लोजिंग प्राइस कम है। ओके, फिर रिवर्स हो गया कि मेरी ओपनिंग प्राइस कम थी, मेरी क्लोजिंग प्राइस ज़्यादा है। ओके, और ये मेरे हाईएस्ट पॉइंट है उस दिन का, और ये मेरा लोएस्ट पॉइंट है उस दिन का। ओके, मैम कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस सेम हो, हाँ तो चार्ट कुछ ऐसा बनेगा। ओके, कि ये हमारा ओपनिंग प्राइस था, ये हमारा क्लोजिंग प्राइस था, सिंपल प्लस का साइन बनेगा मतलब। ओके, नाउ हम लोग थोड़ा सा ये कर देते हैं। नाउ हम लोग जैपनीज कैंडलस्टिक चार्ट पे मूव करते हैं। पहले ये वाइट ब्लैक होते थे, ठीक है, अब ये रेड और ग्रीन पे होते हैं। ठीक है, ग्रीन का मतलब इंक्रीजिंग प्राइस चल रहा है और रेड का मतलब डिक्रीजिंग प्राइस चल रहा है। मैम देखो, तुम लोगों ने ये सीख लिया कि ये हमारा ओपनिंग प्राइस है और ये हमारा क्लोजिंग प्राइस डिनोट कर रहा है, राइट, ये हमारा ओपनिंग प्राइस है और ये हमारा क्लोजिंग प्राइस है। ओके मैम, आपको कैसे पता है कि ऐसा ही है, देखो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये वाइट कलर का है। वाइट कलर का की मतलब क्या हुआ कि हमारा जो प्राइस है वो इंक्रीजिंग रेट पे है। ठीक है, नहीं तो मैं रिवर्स मान सकती थी ना कि ओपनिंग इसको मानती क्लोजिंग इसको मानती, लेकिन ऐसा नहीं माना। क्यों, क्योंकि ये वाइट कलर में है, मतलब जो हमारा प्राइस है वो इंक्रीज हुआ है। ओके, और लोएस्ट और हाईएस्ट आप लोगों को पता ही है। इस वाले से देखते हैं, देखो ये ब्लैक कलर का है, मतलब इसका ओपनिंग प्राइस ये है और क्लोजिंग प्राइस ये है, मतलब ये डिक्रीजिंग है, उस पे चल रहा है। ओके, नाउ ये भी ब्लैक कलर का है, इसका ओपनिंग प्राइस ये होगा, क्लोजिंग प्राइस ये होगा। ओके, इस केस में रिवर्स होगा, इस केस में ओपनिंग प्राइस ये होगा, क्लोजिंग प्राइस ये होगा। ओके मैम, इसमें तो ज़्यादा डिफरेंस ही नहीं है, पर ब्लैक कलर है। ओके, तो अपन को वैसे ही चलना है कि ये हमारा ओपनिंग प्राइस है
और ये हमारा क्लोजिंग प्राइस है। मैम अगर हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों सेम होगा तो हम उसे कहते हैं डूजी कैंडलस्टिक, मतलब कोई कलर नहीं है उसका। ओके, जैसे मैंने यहाँ ड्रॉ किया था सेम इन्होंने भी यहाँ ड्रॉ कर दिया। ओके, नाउ पॉइंट एंड फिगर चार्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग पीरियड के बेसिस पे नहीं, प्राइस के ट्रेंड के बेसिस पे चार्ट बनाते हैं। एक जो बॉक्सेस बने हुए होते हैं ना वो पीरियड वाइज बने हुए होते हैं। इनकी जो ये जो बॉक्सेस की साइज होती है ना वो पीरियड वाइज होती है। ओके, तो देखो हम लोग क्या करेंगे, देखो 24 से 27 तक क्या हुआ, प्राइस इंक्रीजेस हो रहे हैं, से 27 तक प्राइस इंक्रीज हो रहा है। 24, 25, 26 हम लोगों ने क्या कर दिया, 27 तक एक्स ड्रॉ कर दिए। ओके, और फिर 20 पीरियड में क्या हो रहा है कि 27 से 26 पे प्राइस आ रहा है। ठीक है, तो हम प्राइस एक कम हो रहा है और ठीक ये सारे प्राइस इंक्रीज हो रहे थे। अब फर्स्ट बार डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरी रो सेलेक्ट करेंगे, दूसरे कॉलम में जाकर 0 पुट कर देंगे। ठीक है, फिर इंक्रीज हुआ तो मैंने आगे इंक्रीज वाला लिख दिया। ओके, फिर डिक्रीज हुआ तो डिक्रीज छोड़ दिया, फिर इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ तो डिक्रीज वाली चीज़ यहाँ पे और लिख दी। ओके, मैम आपने जीरो यहाँ से क्यों काउंट करना स्टार्ट करें, इसलिए क्योंकि इन सब में सबसे लोएस्ट ये है। ठीक है, तो मैंने 23 से जीरोज लिखना स्टार्ट करें। ओके, और इन सब में सबसे हायर कौन सा है, 23, तो मैंने यहाँ से एक्स लिखना स्टार्ट करें। ओके, तो जितनी बार भी इंक्रीज हुए उतनी बार एक्स एक्स एक्स, जितनी बार भी डिक्रीज हुए उतने 0 0 0 बढ़ते जाएंगे। ओके, मतलब हम एक्स को डिनोट कर रहे हैं पॉजिटिव अपवर्ड ट्रेंड से और 0 को डिनोट कर रहे हैं डाउनवर्ड ट्रेंड से। नाउ मार्केट इंडिकेटर्स जो आरटीपी सितंबर 25 में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं ब्रेट इंडेक्स। ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, सारी सिक्योरिटीज कवर होती है। ठीक है, इसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेट एडवांसेस और डिक्लाइन इन अ मार्केट, या तो हमने जितने एडवांसेस मार्केट में, मतलब मार्केट से कितने एडवांसेस ले चुके हैं या फिर मार्केट से कितना डिक्लाइन, मार्केट कितना डिक्लाइन है, डिवाइड नंबर ऑफ इशू ट्रेडर्स। ठीक है, ब्रेट इंडेक्स जो है ना, अगर वो ड्यू थ्योरी को सपोर्ट करता है, ठीक है, तो ये हमारे लिए साइन है कि टेक्निकल स्ट्रेंथ है। अगर ये उसे सपोर्ट नहीं करता है तो टेक्निकल वीकनेस होती है। सेकेंड पॉइंट, वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन मार्केट में कितनी हो रही है। ठीक है, अगर रेजिंग मार्केट है और हमारा जो वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन वो कम है तो मतलब बुल मार्केट है। ठीक है, और अगर फॉलिंग मार्केट है, वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, वाइड ट्रांजैक्शन है, तो वो बेयर मार्केट है। ओके, अब कॉन्फिडेंस इंडेक्स बताता क्या है, ये बताता है कि इन्वेस्टर कितना चांस लेना चाहता है। कॉन्फिडेंस इंडेक्स क्या है, रेशियो है हाई ग्रेड बॉन्ड्स यील्ड से लो ग्रेड बॉन्ड यील्ड्स का। ओके, नाउ रेजिंग कॉन्फिडेंस इंडेक्स क्या होगा, एक्सेप्टेड टू प्रीज द रेजिंग स्टॉक मार्केट, इससे क्या होगा, स्टॉक मार्केट रेज होगा। एंड फॉल इन इंडेक्स का मतलब ये है कि हमारे स्टॉक प्राइजेस कम होंगे। ठीक है, अगर वही चीज़ वापस आ गई कि अगर हमारे कॉन्फिडेंस इंडेक्स कम है मतलब लो ग्रेड बॉन्ड्स जो है ना वो हमको ज़्यादा यील्ड्स दे रहे हैं, उनके प्राइजेस हाई ग्रेड वाले के प्राइजेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। ओके, नाउ रिलेटिव स्ट्रेंथ एनालिसिस, रिलेटिव स्ट्रेंथ एनालिसिस में क्या होता है, प्राइजेस ऑफ सम सिक्योरिटी राइजेस रिलेटिवली फास्टर देन इन बुल मार्केट। भाई क्या होता है, कोई जो सिक्योरिटी ऐसी होती है ना कि अगर मार्केट रेज कर रहा होता है ना तो वो सिक्योरिटीज मार्केट से भी ज़्यादा रेज करती हैं। ओके, और अगर डिक्लाइन कर रहा होता है ना तो वो कम डिक्लाइन करती है, तो वो क्या होता है, ठीक है, सम सिक्योरिटीज एग्जिट रिलेटिव स्ट्रेंथ, वो हमारी अपनी खुद की स्ट्रेंथ दिखाती है। ओके, ऑड लॉट थ्योरी ये कहता है कि एवरेज पर्सन हमेशा गलत ही होता है। ठीक है, वाइज कोर्स ऑफ एक्शन है ये होता है कि हमको जो एवरेज पर्सन सोच रहे होते हैं ना उसका रिवर्स सोचना होता है। मतलब अगर सब लोग सोच रहे हैं ना कि बुल मार्केट है तो हम लोगों को रिवर्स करना चाहिए। हम लोगों ने मार्केट इंडिकेटर्स पढ़े जो 5 हैं, ब्रेथ इंडेक्स, वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन, कॉन्फिडेंस इंडेक्स, रिलेटिव स्ट्रेंथ एनालिसिस और ऑड लॉट थ्योरी। ओके, नाउ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल व्हेन इंडेक्स प्राइस गोज डाउन फ्रॉम द पीक। भाई देखो हम लोग है ना यहाँ पे पीक है, देखो ऐसे ऐसे ग्राफ चल रहा है और ये इस ग्राफ का पीक है। ठीक है, अब आपको पता है ये डाउन जाएगा, ये चाहकर भी उसे नहीं बेच सकते।
ये होता है हमारा रेसिस्टिंग लेवल, ठीक है, क्योंकि हम पीक पे हैं, अब हमको पता है डाउन जाएगा, ठीक है, पर फिर भी हम लोग नहीं बेच पाते, तो पीक हमारी क्या बन जाती है, रेसिस्टिंग लेवल। तो दूसरी चीज़ ये होती है कि व्हेन इंडेक्स प्राइस रीबाउंड आफ्टर रीचिंग थ्रो, भैया सबसे कम प्राइस देखो सबसे कम वैल्यू पे आ गया, ठीक है, अब पता है इससे नीचे नहीं जाएगा, अब जाएगा तो इससे इंक्रीज ही जाएगा, तो हमारी ये क्या होती है, ये हमारी सपोर्ट लेवल होती है। सिंपल लैंग्वेज में पीक हमारी होती है रेसिस्टिंग लेवल, और जो ट्रॉट होता है वो हमारा सपोर्ट लेवल होता है। ओके, अब हम लोग अब हम लोग प्राइस पैटर्न को इंटरप्रेट करना सीखेंगे, ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ चार्ट्स दे रखे, चलो एक एक करके सीखते हैं। सबसे पहले चैनल, हम लोग जब हमारे हाई पॉइंट्स को मिलाते हैं और लो पॉइंट्स को मिलाते हैं तो क्या होती है, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ होती है, तो हम उसे कहते हैं चैनल, ठीक है। वेज में क्या होता है, हम लोगों ने क्या किया, हमारे रेसिस्टेंस लेवल यानी हमारी टॉप लेवल्स को मिलाया और हमने लो लेवल्स को मिलाया, ठीक है, जिसे हम हमारे सपोर्ट लेवल्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे नैरो होते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा कि एक पॉइंट टाइम पे मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, पर ये क्या हो रहा है, ये नैरो होते जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये वेज है, वेज है, ठीक है। नाउ हेड एंड शोल्डर, ठीक है, हेड एंड शोल्डर क्या होता है, एक हेड मतलब शोल्डर से हेड तक का पैटर्न बनाता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये दो है, एक हेड एंड शोल्डर टॉप पैटर्न वाला होता है, एक रिवर्स पैटर्न पैटर्न वाला होता है। देखो ये हमारा शोल्डर लेफ्ट, ये देखो हेड एंड शोल्डर में क्या है, ये हमारा लेफ्ट वाला है, और फिर ये हेड और फिर शोल्डर, ठीक है, तो ये हमारा शोल्डर, ये हेड और फिर शोल्डर, ठीक है। तो ये क्या है, इसको जब हम ऐसे देख रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, ये इंक्रीज बता रहा है, भाई ये देखो ये इंक्रीज बन रहा है ना। जब इसका रिवर्स बनेगा, रिवर्स पैटर्न बनेगा, रिवर्स, ये हमारा शोल्डर, फिर ये हेड और फिर शोल्डर, ठीक है, तो ये रिवर्स पैटर्न बन गया हेड एंड शोल्डर पैटर्न का। ओके, तो ये हमारा इंक्रीजिंग वाला है, इसमें हम लोगों को क्या करना चाहिए, सेल कर लेना चाहिए, और इनवर्स वाले में हमको परचेज करने चाहिए। ओके, ना ट्राइंगल होल इंफॉर्मेशन में क्या होता है कि देखो जब हम हमारे पीक्स को मिलाते हैं और हमारी डॉट्स को मिलाते हैं तो एक ट्राइंगल ड्रॉ होता है, ठीक है। मैम वेज में भी तो ऐसा ही हो रहा था, नहीं वेज में आपकी वैल्यू, ये जो पॉइंट्स हैं, ये दोनों दो पॉइंट्स हैं, वेज में कभी भी ये दो लाइनें मैच नहीं होती है, ठीक है, लेकिन ट्राइंगल में ये लाइनें मैच होती है, मैच होगी। फ्लैग एंड पेंडेंट में क्या होगा, देखो ये हमने चैनल बना रखा है, ओके, ये इस चैनल से बाहर निकल गया, यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है कि एक जो पैटर्न है, पैटर्न फॉलो करके दोनों चीज़ें बाहर निकल रही है, तो उसे हम कहते हैं फ्लैग एंड पेंडेंट फॉर्म। ओके, डबल टॉप फॉर्म एंड डबल बॉटम फॉर्म। टॉप फॉर्म में क्या होगा, एम जो बन रहा है वो कैसा बनेगा, सीधा एम बनेगा, और बॉटम वाले में क्या होगा, रिवर्स एम बनेगा, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करता है कि बुलिश मार्केट है, और ये रिप्रेजेंट करता है कि बेयरिश मार्केट है। ये देखो ये लास्ट में क्या होगा, ये डिक्रीज हुआ ना, तो हमको लगता है और डिक्रीज होगा, ठीक है, हम ऐसा बोलते हैं। और डबल बॉटम फॉर्म में क्या होगा, ये और इंक्रीज होगा आगे, तो इसे कहते हैं डबल बॉटम फॉर्म। बहुत सारे हो गए, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, देखो वापस देखते हैं। हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, हमने किया था यहाँ से स्टार्ट, चैनल से। भाई चैनल सिंपल क्या है, हमने हमारे पीक्स को और हमारी टॉट्स को जोड़ दिया, मतलब हमने क्या किया, हमारी रेसिस्टेंस लेवल्स को और हमारे सपोर्ट लेवल को जोड़ दिए, ठीक है, और ये पैरेलल बन गया, तो हमारा ये हो गया चैनल। वेज में क्या होता है कि पैरेलल नहीं होते हैं, हेड एंड पैटर्न शोल्डर में क्या है, शोल्डर हेड शोल्डर, शोल्डर हेड शोल्डर, और फिर रिवर्स वाला क्या शो करता है, परचेज शो करता है। टॉप पैटर्न क्या शो करता है कि हम लोगों को सेल कर लेना चाहिए, ठीक है। ट्रायंगल वाले में क्या होता है कि आगे जाके जो चैनल की लाइन होती है वो आगे जाके मर्ज होने वाली होती है, ठीक है, एक ट्रायंगल फॉर्म करती है। फ्लैग में क्या होता है, जो प्राइजेस हैं वो चैनल से बाहर निकल चुके होते हैं, मतलब डबल टॉप फॉर्म में क्या होता है, एम जो बनता है वो सीधा बनता है, और फिर क्या होता है, वो हमको ये इंडिकेट करता है कि मार्केट कैसा है, बेयरिश है। बॉटम फॉर्म में क्या होता है, एम रिवर्स बनता है। गैप क्या होता है, गैप ये होता है कि फॉर एन एग्जांपल 1 जैन को मेरा मार्केट क्लोज हुआ था 100 पर, ठीक है, लेकिन 2 जैन को जब ओपन हुआ ना तो वो हुआ 12 पर, ठीक है। तो ये जो 2 रुपीज का डिफरेंस है ना, उसे हम गैप कहते हैं। देखो ओपनिंग प्राइस ऑन अ ट्रेडिंग डे माइनस क्लोजिंग प्राइस ऑफ प्रीवियस ट्रेडिंग डे।
अगर गैप ज़्यादा होता है तो ट्रेंड हमने ऑब्जर्व किया है ना, वही ट्रेंड आगे फॉलो होगा। ओके। डिसीजन यूजिंग डाटा एनालिसिस, मैंने आपको बताया था टेक्निकल में 2 पार्ट होते हैं। एक तो हम सिर्फ चार्ट देखते हैं, तो अभी तक हमने सिर्फ चार्ट्स के बारे में पढ़ा, और उसके अलावा हम लोग स्टैटिकल के बेसिस पे भी सॉल्व करते हैं। अरिथमेटिक मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज़ किया जाता है। ये दोनों मैंने आपको प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट में सिखा दिए हैं, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, वहाँ से जाके देख लेना। अरिथमेटिकल मूविंग एवरेज में हम लोग क्या करते हैं, ट्रेंड को ढूंढते हैं। टू 200 डेट्स का ट्रेंड ढूंढते हैं, तो ये क्या होगा, ये हमारी लॉन्ग टर्म ट्रेंड को बताता है। अगर हम 60 डेट का ट्रेंड ढूंढे तो हमारी इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड का ढूंढता है। 10 डेज का ढूंढे तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड को ढूंढता है, ठीक है। और ये हम लोगों को क्या करता है, बाय सिग्नल और सेल सिग्नल बताता है, ठीक है। देखो ये कैसे होता है, फॉर पॉइंट देखो, बाय सिग्नल क्या होगा, बाय सिग्नल ये होगा कि मेरे स्टॉक्स जो इंक्रीज हो रहे हैं ना, वो ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं मूविंग एवरेज से, ठीक है, तो मुझे उसे बाय कर लेना चाहिए। मेरी स्टॉक प्राइस वाली लाइन जो है वो डिक्रीज हो रही है, लेकिन वो कम डिक्रीज हो रही है मूविंग एवरेज वाले से, तो भी मुझे बाय कर लेना चाहिए। ये मेरी जो स्टॉक प्राइस वाली लाइन है, ये मेरी स्टॉक प्राइस वाली जो लाइन है, ये क्या हो रही है, ये धीरे धीरे इंक्रीज करने की कोशिश हो रही है, ठीक है। मूविंग एवरेज वाली नहीं हो रही है इंक्रीज होने की कोशिश, लेकिन स्टॉक वाली इंक्रीज करने की कोशिश कर रही है, तो हमको बाय करना चाहिए। इसका रिवर्स हमारा सेल होगा। ओके। दूसरी चीज, इवेल्युएशन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, हमको इवैल्यूएट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सितंबर में भी आ चुका है और एनटी में भी आ चुका है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट कौन कौन से इसके फेवर में है और कौन से इसके अगेंस्ट में है, ठीक है। सबसे पहले ये हमारी हेल्प करता है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में, ठीक है, और उससे हम लोग डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। दूसरा, और ये हमारी मदद करता है शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई ढूंढने में, ठीक है। और थर्ड पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट, कि जो प्राइस है वो सब चीज़ें डिस्काउंट कर देता है। प्राइस जो है वो हर इंफॉर्मेशन डिस्काउंट कर देता है। ओके। नाउ आर्ग्यूमेंट इन अगेंस्ट, अगेंस्ट में क्या आर्ग्यूमेंट है, नॉट एबल टू ऑफर कन्वीनियंट एक्सप्लेनेशन फॉर टूल एम्प्लॉयड, भाई हम लोग नहीं बता सकते कि हमने ये वाली टूल क्यों लगाई या ये वाली टेक्निक क्यों लगाई। सेकेंड पॉइंट, हमारी जो रैंडम वॉक थ्योरी है ना, वो खुद ही बोलती है कि हम लोग कभी भी प्राइस को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बाय टाइम अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड सिग्नल बाय टेक्निकल एनालिसिस, इट मे बी ऑलरेडी हैव टेकन प्लेस, मतलब जो टेक्निकल एनालिसिस हम लोग करते हैं वो ऑलरेडी पास्ट डेटा होती है, ठीक है। तो हम लोगों को अपवर्ड ट्रेंड और डाउनवर्ड ट्रेंड के बारे में कब पता चलेगा, जब वो एक्चुअली इनकर हो चुका होगा, ठीक है। और फोर्थ थिंग, टेक्निकल एनालिसिस क्यों है ना, सब बोलते हैं कि हम तो अपने तरीके से कर लेंगे, हम अपने आप कर लेंगे, इससे क्या हो रहा है, उसकी वैल्यू उतनी ही कम होती जा रही है, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस में क्या फ़र्क है, बहुत ईजी है। फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट एनालिसिस करते हैं, हम लोग इकोनॉमी की भी करते हैं, इंडस्ट्री की भी करते हैं और कंपनी की भी करते हैं। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस में हम सिर्फ प्राइस को एनालाइज करते हैं, ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस में ये होता है कि हम लोग प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं फ्यूचर अर्निंग के बेसिस पे, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, हम लोग प्राइस को ही सब कुछ मानते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए होता है और टेक्निकल एनालिसिस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के लिए होता है, ठीक है। इसके बाद हमको एफिशिएंट मार्केट थ्योरी के बारे में बताया, जिसे हम एफिशिएंट मार्केट हिप्नोटिज भी बोलते हैं, ठीक है। ये एक गिवन टाइम पीरियड पे ऑल अवेलेबल प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इज फुल्ली रिफ्लेक्टेड इन सिक्योरिटीज करंट मार्केट प्राइस, जो सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है ना वो हमारे पास अवेलेबल है और वो हमारी करंट मार्केट प्राइस को इम्पैक्ट करेगी। द बॉटम लाइन, यू कांट बीट द मार्केट, ऐसा नहीं है कि तुम मार्केट को बीट कर लोगे, थ्रू एक्सपर्ट स्टॉक सिलेक्शन मार्केट टाइमिंग, ठीक है। बॉटम लाइन क्या है कि हम लोग मार्केट को ब्रेक नहीं कर पाएंगे, हम लोग उसकी टाइमिंग से खेल सकते हैं, ठीक है। नाउ प्राइसिंग, स्टॉक आर ऑलवेज ट्रेडेड एट देयर फेयर वैल्यू बेस्ड ऑन अवेलेबल इंफॉर्मेशन। बाइंग क्या है, इम्पॉसिबल टू कंसिस्टेंटली परचेज अंडर वैल्यू स्टॉक, हमेशा ऐसा नहीं होता कि हम लोग हमेशा अंडर वैल्यू स्टॉक से ही परचेज करेंगे, ठीक है। हमारे को जरूरी नहीं है ना, मार्केट जो है वो फेयर वैल्यू पे चलता है, ओके। और हमको अंडर वैल्यू स्टॉक क्यों मिलेंगे हमेशा, इम्पॉसिबल है, ठीक है। या फिर ऐसा भी नहीं होगा कि हम सारे स्टॉक्स जो होंगे वो हमेशा अच्छे दामों में बिकेंगे। हायर रिटर्न्स, द ओनली वे टू ऑब्टेन हायर रिटर्न इज बाय परचेजिंग रिस्कियर इन्वेस्टमेंट, हायर रिस्क
इम्प्लाइज हायर पोटेंशियल रिटर्न। मतलब हम लोग ये सोचे ना कि हम लोग बाय करेंगे तो कम रेट पे बाय कर लेंगे और सेल करेंगे तो ज़्यादा रेट पे सेल करेंगे, ऐसा हमेशा नहीं होता। ये इम्पॉसिबल है कंसिस्टेंट बेसिस पे करना। तो क्या है कि हम ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं, रिटर्न हम ज़्यादा तभी कमा सकते हैं जब जब हम लोग रिस्कियर इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाएँगे। नाउ सर्च फॉर थ्योरी। हम लोग इस थ्योरी में क्या है, इस थ्योरी में ये है कि हमको इन्फॉर्मेशन को फ्लो करना है। हम जल्दी से जल्दी इन्फॉर्मेशन ले लें या फ्रीली वो इन्फॉर्मेशन मार्केट पार्टिसिपेंट्स तक पहुँच जाए, ठीक है? कॉम्पिटिशन, इंटेंस इंटेंस कॉम्पिटिशन होना चाहिए प्राइस को लेके, ठीक है? प्राइस चेंजेस, prices only change in the response to new and unpredictable information। प्राइस सिर्फ तभी चेंज होगा कई नई नई इंफॉर्मेशन आई या कोई सरप्राइजिंग चीज आई तो ही चेंज होगा, ठीक है? लेवल ऑफ मार्केट इफिशिएंसी, ठीक है? 4 मार्क्स का है और 3 पॉइंट है इसके अंदर। वीक फ्रॉम एफिशिएंसी में क्या होगा? प्राइस रिफ्लेक्ट ऑल इंफॉर्मेशन, ठीक है? जो हमारे को पास्ट प्राइसेस से पता चली है या फिर पास्ट वॉल्यूम से पता चली है, जिसके पास सारे रिकॉर्ड्स हैं। कुल मिला के वीक फ्रॉम एफिशिएंसी में सारी पास्ट इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे प्राइस रिफ्लेक्ट होती है। सेमी सेमी स्ट्रॉन्ग एफिशिएंसी में क्या होगा? प्राइस रिफ्लेक्ट नॉट ओनली ऑल इन्फॉर्मेशन फाउंड इन पास्ट प्राइसेस एंड वॉल्यूम्स बट ऑल्सो ऑल अदर पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। और जो बाकी पब्लिकली इन्फॉर्मेशन है ना, उससे भी प्राइस रिफ्लेक्ट होता है। और स्ट्रॉन्ग वाले में क्या होगा? सिर्फ और प्राइस जो है ना, वो सारी इन्फॉर्मेशन से, जितनी भी इन्फॉर्मेशन पब्लिकली और प्राइवेटली हो है ना, उस सबसे इम्पैक्ट, जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन प्राइवेटली और पब्लिकली है ना, उससे प्राइस रिफ्लेक्ट करता है। ओके, नाउ एम्पिरिकल एविडेंस ऑन वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंट मार्केट थ्योरी, ठीक है? ये आरटीपी नवंबर में पूछा गया है, मई 25 में भी पूछा गया है। वीक वाली सिचुएशन, वीक फ्रॉम एफिशिएंसी चल रहा है या स्ट्रॉन्ग फ्रॉम एफिशिएंसी चल रहा है, ये लोग हम लोग अलग अलग टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है? पीरियड कोरिलेशन टेस्ट, ठीक है? इसमें क्या है? इसमें ये है कि भाई एक पीरियड के प्राइस में चेंज आने से दूसरे पीरियड के प्राइस में चेंज आ रहा है, तो उसका जो रिलेशन होता है उसे हम कहते हैं सीरियल कोरिलेशन टेस्ट, ठीक है? ये अलग अलग टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं, उससे हमको पता चलता है कि ये वीक एफिशिएंट फॉर्म है। ये रन टेस्ट ये मैंने प्रैक्टिकल पास में कवर कराया है। फिल्टर रूल टेस्ट, ठीक है? हम लोग इफ प्राइस ऑफ स्टॉक इंक्रीजेस बाय एटलीस्ट एन परसेंटेज बाय एंड होल्ड इट until its price decreases by at least n percentage from a subsequent higher and vice versa। कुल मिला के हम लोग इसके अंदर फिल्टर लगाते हैं और अलग अलग तरीके से चेक करते हैं। ओके, नाउ इंपीरियल एविडेंस ऑन सेमी स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट मार्केट थ्योरी। इसमें क्या पब्लिकली इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी, उसके बेसिस पे हमारे स्टॉक प्राइसेस रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है? स्टॉक स्प्लिट, अगर हमारे स्टॉक को स्प्लिट करते हैं, हमने सुना होगा कि हमारे पहले है ना 1 लाख शेयर्स थे, अब हमने उसे 10 लाख शेयर्स में कन्वर्ट कर लिया। तो हम लोगों ने क्या किया? 1 लाख शेयर्स को स्प्लिट कर दिया। फाइंडिंग, इसकी फाइंडिंग क्या है? स्टॉक अर्न अब नॉर्मल रिटर्न्स बिफोर स्प्लिट अनाउंसमेंट। भाई स्प्लिट अनाउंसमेंट से पहले स्टॉक क्या कर रहे थे? अब नॉर्मल रिटर्न्स कमा रहे थे। कंक्लूजन, वंस स्प्लिट वॉज अनाउंस्ड प्राइस एडजस्टेड टू देयर new level quickly and no abnormal returns were available afterwards, ठीक है? भाई स्टॉक स्प्लिट से पहले लोग अब नॉर्मल रिटर्न कमा रहे थे, ठीक है? फिर हमने क्या किया? स्टॉक स्प्लिट ले आया, तो उसके बेसिस पे हमारे प्राइसेस चेंज हो जाएंगे। अर्निंग अनाउंसमेंट, अगर जब हम अपनी अर्निंग की अनाउंसमेंट करते हैं ना, उससे पहले प्राइस एडजस्ट हो जाते हैं। ओके, price adjusted before formal announcement based on anticipated good or bad news। ठीक है? conclusion, after an announcement both group earned normal returns। इसके बाद क्या होता है? दोनों ग्रुप जो होते हैं ना, वो नॉर्मल रिटर्न कमाते हैं। इंडिकेटिंग पब्लिक न्यूज वॉज क्विकली प्राइज्ड इन, क्योंकि जो हमारे जो पब्लिक न्यूज होती है ना, वो जल्दी स्प्रेड हो जाती है और उसके बेसिस पे हमारे प्राइस जो होते हैं नॉर्मल हो जाते हैं वापस। ओके, implicating document showing following inefficiencies and anomalies। Stock price adjusts gradually, not rapidly, to announcement of and unanticipatory changes in quarterly earning। अगर हमारी क्वार्टरली अर्निंग हो रही है ना, तो हमारे स्टॉक जो होंगे वो इतनी जल्दी एडजस्ट नहीं होंगे, ठीक है? दूसरी चीज, स्टॉक फर्म्स ना
दूसरी चीज, स्मॉल फर्म्स पोर्टफोलियो सीम्स टू बी आउट परफॉर्म लार्ज फर्म्स पोर्टफोलियो। ठीक है, ये क्या होता है, जो स्मॉल फर्म पोर्टफोलियोज होती है ना, वो क्या होती है, वो लार्ज फर्म पोर्टफोलियो के बेसिस पे चलती है, जो वो लार्ज फर्म ऑफ पोर्टफोलियो के बेसिस पे चलती है। देखो, अगर हमारा प्राइस कम हुआ ना, तो ज़रूरी नहीं है हमारा पी भी कम हो, हमारा पी इंक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, मंडे रिटर्न इज लोअर देन रिटर्न फॉर अदर डेज ऑफ वीक। ये सारे क्या है, ये सारी अनोमनीज है, ये सारी अनोमनीज के एग्जाम्पल हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये सही चीज़ें होती, ये प्रैक्टिकल सिनेरियोज के एग्जाम्पल्स दे रखे हैं कुछ। ओके, तो इसको पढ़ लो और आगे बढ़ो। ओके, नाउ एम्पिरिकल एविडेंस ऑन स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ इफिशिएंट मार्केट। क्यों? क्योंकि इसमें क्या था, किसी को कोई बात पता चल रही थी, किसी को नहीं पता चल रही थी। स्ट्रॉन्ग में क्या होगा, हम लोग रिसर्चर टेस्ट करते हैं, कॉर्पोरेट की इनसाइडर देखेंगे। ठीक है, देखेंगे इनसाइडर एंड स्टॉक एक्सचेंज स्पेशलिस्ट आर ऑफन फाउंड टू अर्न सुपीरियर रेट ऑफ रिटर्न आफ्टर एडजस्टिंग फॉर रिस्क। क्यों? क्योंकि उनको पता है। कंक्लूजन, SFE is rejected. Private information has value and can be traded upon. This is why insider trading is regulated. वही क्या है कि जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन होती है ना, उससे हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, इसलिए ICAI ने क्या है, ये सब चीज़ों को रिजेक्ट कर दिया है। हाँ, इसलिए क्या है, सेबी ये सारी जो स्टॉक एक्सचेंज में इन सारी चीज़ों को रिजेक्ट कर दिया है, और ये बोला गया है कि प्राइवेट इंफॉर्मेशन क्या है, बहुत वैल्यूएबल है। तो इसलिए इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होने लग गई है, अब रेगुलेटेड होने लग गई है। दूसरी चीज़, प्रोफेशनली मैनेज फंड्स, जैसे म्यूचुअल फंड जो है ना, वो एवरेज रिटर्न से ज़्यादा कमाते हैं। ठीक है, प्रोफेशनली मैनेज फंड, म्यूचुअल फॉर एन एग्जांपल म्यूचुअल फंड, ऑन एवरेज म्यूचुअल फंड मैनेजर डू नॉट अर्न अ सुपीरियर रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, वो सुपीरियर रेट ऑफ रिटर्न नहीं कमाते, देयर परफॉर्मेंस इज जनरली नो बेटर देन रेंडमली सेलेक्टेड पोर्टफोलियोज। वो जो अलग अलग पोर्टफोलियो सेलेक्ट करते हैं ना, उससे वो अर्न करते हैं, ना कि वो सुपीरियर रेट ऑफ रिटर्न कमाते हैं। ठीक है, हाँ, SEF, ये जो है ना, एस एफ ई का मतलब है स्ट्रॉन्ग फॉर्म इफिशिएंट। ठीक है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ इफिशिएंट मार्केट। एस ई एस एफ ई का मतलब है, एस एफ ई का क्या मतलब है, एस एफ ई का मतलब है स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ इफिशिएंट मार्केट। ठीक है, तो हाँ, तो क्या हुआ, कॉर्पोरेट इनसाइडर में तो इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन इन्होंने म्यूचुअल फंड वालों को क्या किया, सपोर्ट किया है। क्यों? फंड मैनेजर हैज विद द वाइड रिसोर्सेज, उसके पास बहुत सारे वाइड रिसोर्सेज है, उसके पास पब्लिक डाटा पड़ा है एनालाइज करने के लिए, इसलिए वो इतना कमा पा रहा है। ठीक है, इज एटलीस्ट सेमी स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट, भाई उसको सेमी स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट तो बोलना चाहिए। ओके, चैलेंजेस क्या है इसमें, हमारे को जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, इन्फॉर्मेशन इज इनएडुकेसी, इन्फॉर्मेशन इज इनएडुकेट। ज़रूरी नहीं है सबको सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है और हमको क्या पता है ये इन्फॉर्मेशन सही है या गलत है। दूसरी चीज़, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़। भाई ये क्या है कि हमारे पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही है, हम कैसे डिसाइड करें कि हमको कौन सी वो लिमिटेड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़। इसमें क्या है, हमारे पास वास्ट डाटा है। ठीक है, हमारे पास वास्ट इन्फॉर्मेशन है, तो हम लोग कैसे ग्रैब करें कि हमको कौन सी चाहिए, कौन सी नहीं चाहिए, और हमारी डिसीजन के लिए कौन सा सही है, कौन सा गलत है। दूसरी चीज़, इनरैशनल बिहेवियर। भाई मार्केट का क्या है, बिहेवियर जो है वो इनरैशनल है। ठीक है, कभी वो इंक्रीज हो जाता है, कभी डिक्रीज हो जाता है, बहुत सारे फैक्टर्स उसे इम्पैक्ट करते हैं। तुमको क्या करना चाहिए, दूसरी चीज, फोर्थ थिंग, मोनोपोलिस्ट इन्फ्लुएंस। नो सिंगल वायर, कोई भी सिंगल वायर उसे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता प्राइसेस को। ठीक है, ये जो मोनोपोलिस्ट होते हैं, जो बिग ऑपरेटर्स होते हैं, जो जो बिग ऑपरेटर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, मार्केट को इन्फ्लुएंस करते हैं। लास्ट टॉपिक, इक्विटी रिसर्च एंड टूल्स अवेलेबल। इक्विटी रिसर्च क्या है, एक एरिया ऑफ फाइनेंस है, और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, या फिर हम उसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी कहते हैं, दैट इन्वॉल्व्स एनालिसिस ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड अदर फैक्टर्स टू डिटरमाइन वेदर इक्विटी शेयर्स शुड बी ब्रॉट, सोल्ड
और कंटिन्यू टू बी सोल्ड। ठीक है, इक्विटी एनालाइसिस इसमें क्या होता है, इक्विटी नाउ इक्विटी एनालिसिस क्या है, इक्विटी एनालिसिस एक तरीके का इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है। एक एक तरीके इक्विटी एनालिसिस क्या है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की तरह है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरी कंपनी की परफॉर्मेंस को हम लोग कंपनी की परफॉर्मेंस को एनालाइज कर रहे हैं, कंपनी की फाइनेंस। इक्विटी रिसर्च में क्या है, एक तरीके का इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, जिसके अंदर हम लोग एनालाइज करते हैं कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को और अदर फैक्टर्स को, और फिर डिसाइड करते हैं कि हमको इक्विटी शेयर्स खरीदने चाहिए या बेचने चाहिए या होल्ड करने चाहिए, तो कब तक करने चाहिए। ठीक है, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट कौन होते हैं, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट ये कौन होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो इक्विटी रिसर्च करते हैं। ठीक है, इन पास क्या होता था, हम लोग पेपर बेस्ड करते थे या फिर फिजिकल रिपोर्ट्स और ग्राफ के बेसिस पे करते थे। ठीक है, अब क्या हो गया, ऑनलाइन टूल्स आ गई हैं। ठीक है, हम लोग डाटा फीड करते हैं और स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर भी हैं उसके लिए, तो हमको जल्दी से एनालाइज करके दे देते हैं। ठीक है, कौन कौन से टूल है, गुरु फोकस, वाई चार्ट्स, मार्केट एक्सेल्स, फिनबॉक्स, ये सारी टूल्स हैं जो इक्विटी रिसर्च करती हैं। इसके साथ होता है चैप्टर फिनिश। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स रिवीजन करेंगे। सो ठीक है, सबसे एंड में हमने क्या किया, इक्विटी रिसर्च एंड टूल्स अवेलेबल। हम लोग क्या करेंगे, इक्विटी रिसर्च में कंपनी की परफॉर्मेंस को एनालाइज कर रहे हैं, उनके अदर फैक्टर्स को एनालाइज कर रहे हैं, ताकि हम लोग ये देख सकें कि हम लोगों को इक्विटी शेयर्स खरीदने चाहिए या बेचने चाहिए या कब तक होल्ड करके रखने चाहिए। ठीक है, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट कौन होते हैं, वो पीपल्स जो इक्विटी रिसर्च करते हैं। पहले क्या होता था, पहले इक्विटी रिसर्च पेपर बेस्ड होती थी, लेकिन अब क्या है, अब हमारे पास ऑनलाइन टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं। ठीक है, कोई एग्जांपल, गुरु फोकस, वाई चार्ट, फिनबॉक्स, ये सारे हमारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, फिर हम लोग ने क्या पढ़ा था, फिर हम लोगों ने पढ़ी थी इफिशिएंट मार्केट थ्योरी। ठीक है, इफिशिएंट मार्केट थ्योरी क्या कहती है, ये कहती है कि जो प्राइजेस है ना, वो जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है उसके बेसिस पे प्राइस रिफ्लेक्ट होता है। ओके, अगर हमको हायर रिटर्न्स कमा रहे हैं तो हमको ज़्यादा रिस्क लेना ही पड़ेगा। ठीक है, लेवल ऑफ मार्केट क्या है, तीन तरीके के, वीक जिसमें हमारी जो पास्ट रिकॉर्ड होते हैं उसके बेसिस पे प्राइस रिफ्लेक्ट करती है। सेमी स्ट्रॉन्ग एफिशिएंसी में क्या होता है, पास्ट रिकॉर्ड प्लस कुछ इन्फॉर्मेशन जो पब्लिकली अवेलेबल होती है उसके बेसिस पे होती है। जो स्ट्रॉन्ग में जो इन्फॉर्मेशन हमारी पब्लिकली होती है और प्राइवेटली होती है उसके बेसिस पे हमारे प्राइस इम्पैक्ट करते हैं। ओके, वीक वाले को हम लोग कैसे ढूंढते हैं कि भाई हमारा जो मार्केट है वो वीक है, उसके लिए हम लोग तीन टेस्ट करते हैं। एक सीरियल कोरिलेशन टेस्ट, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि एक पीरियड के प्राइस में चेंज आने से दूसरे के पीरियड के प्राइस में कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, रन टेस्ट जो मैंने प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट में सिखाया था, फिल्टर रूल टेस्ट जिसमें ही हम लोग भाई कुछ परसेंटेज चेंज होने पे हम लोग बाय करते हैं और फिर उसको होल्ड करते हैं तब तक जब तक एन परसेंटेज तक वो प्राइस गिर नहीं जाता, ऐसा कुछ होता है। ओके, नाउ हम लोग स्ट्रॉन्ग के सेमी स्ट्रॉन्ग के एविडेंस कैसे लेते हैं, देखो दो चीजें, स्टॉक स्प्लिट, जब स्टॉक को स्प्लिट करते हैं ना तो उसकी अनाउंसमेंट से पहले कहीं लोग ज्यादा अर्न तो नहीं कर रहे, अब नॉर्मल अर्निंग तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और अर्निंग अनाउंसमेंट में क्या है कि अगर अर्निंग अनाउंसमेंट से पहले प्राइस एडजस्ट हो जाता है, ठीक है, तो हम लोग कौन से सेमी स्ट्रॉन्ग वाले में। ओके, और फिर हम लोगों को कैसे पता चलेगा स्ट्रॉन्ग फॉर्म वाले का, स्ट्रॉन्ग फॉर्म वाले के दो कॉन्सेप्ट थे, पहला कॉर्पोरेट इनसाइडर, जिसे इन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया कि भाई इनसाइडर ट्रेडिंग तो अलाउड ही नहीं है, क्योंकि क्या है, इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए हमको रेगुलेटेड होना पड़ेगा। ओके, प्रोफेशनली मैनेज फंड्स जैसे म्यूचुअल फंड है, उन्होंने इसको सपोर्ट किया, क्योंकि एक तरीके से ये सेमी स्ट्रॉन्ग इफिशिएंट ही हुआ। क्यों, क्योंकि वो उनका जो सिलेक्शन पावर है, उनके जो एक्सपर्ट वहाँ पे बैठे हैं वो इतने अच्छे बैठे हैं कि वो लोग अच्छे से सिलेक्ट करते हैं, वो अच्छे से फाइनेंस जो भी उनके पास इंफॉर्मेशन होती है उसको अच्छे से एनालाइज करके फिर सेलेक्ट करते हैं। ओके, इस थ्योरी के चैलेंजेस क्या हैं, जो इन्फॉर्मेशन है वो एडुकेट है या नहीं है। दूसरी चीज, हमारे पास बहुत वास्ट डेटा है, तो हमारे लिए कौन सी इन्फॉर्मेशन सही है वो हमको कैसे पता चलेगी। थर्ड थिंग, इनरैशनल बिहेवियर, जो मार्केट का बिहेवियर है, जो इन्वेस्टर का बिहेवियर है वो इनरैशनल है। ठीक है, फोर्थ थिंग, मोनोपोलिस्ट इन्फ्लुएंसर, जो बिग ऑपरेटर्स होते हैं ना वही मार्केट को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। ओके, नाउ
डिसीजन यूजिंग डाटा एनालिसिस, ये भी मैंने प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट में कवर कराया है। 2 तरीके से एनालिसिस होते हैं, एक अरिथमेटिक मूविंग एवरेज, दूसरा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अभी वो भी रिवाइज़ करा दूँगी, ठीक है? और इसके ये बाय सिग्नल और सेल सिग्नल क्या थे कि भाई अगर हमारी स्टॉक प्राइस इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है? और मूविंग एवरेज से ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, तो हमको बाय करना चाहिए। अगर हमारा स्टॉक प्राइस गिर रहा है, लेकिन मूविंग एवरेज से कम गिर रहा है, तो भी हमको बाय करना चाहिए, ठीक है? और अगर हमारा स्टॉक प्राइस मूविंग प्राइस गिर रहा है, लेकिन हमारा स्टॉक प्राइस इंक्रीज़ होने की कोशिश कर रहा है, तो भी हमको बाय करना चाहिए और इसका रिवर्स में सेल करना चाहिए, ठीक है? नाउ टेक्निकल एनालिसिस के इवैल्यूएशन फेवर क्या है, क्या ये हमारी ट्रेंड ढूंढने में मदद करता है। दूसरी चीज, ये हमारी शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई ढूंढने में भी मदद करता है। तीसरी चीज ये कहना चाह रहे हैं कि प्राइस जो है वो सब कुछ कैप्चर कर लेता है, प्राइस एवरीथिंग है, ओके। इसके अगेंस्ट में क्या है, इसके अगेंस्ट में ये है कि हमारे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि हम ये मेथड यूज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ओके। अगर हमने ये एजम्पशन लगाया तो क्यों लगाया। सेकंड थिंग, रैंडम वॉक थ्योरी खुद ही कहती है कि हम लोग प्राइस को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। थर्ड थिंग, जो ये अपवर्ड ट्रेंड और डाउनवर्ड ट्रेंड होते हैं ना, वो हमको तब पता चलते हैं जब वो एक्चुअली इनकर हो चुके होते हैं। और फोर्थ थिंग क्या है, हर कोई सोचता है कि टेक्निकल एनालिसिस हम खुद ही कर लेते हैं, ठीक है, सेल्फ डिफेंडिंग है, तो फिर इससे क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू कम होती जा रही है। इन दोनों में फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस में क्या फ़र्क है? फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग हर चीज़ को अच्छे से देखते हैं। इकोनॉमी अच्छे से एनालाइज़ करते हैं, इंडस्ट्री अच्छे से एनालाइज़ करते हैं, कंपनी अच्छे से एनालाइज़ करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में हम सिर्फ प्राइसेज़ को एनालाइज़ करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग जो प्राइस आता है, वो सब चीज़ों को डिस्काउंट करके फिर आता है। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, प्राइस सब कुछ कवर कर लेता है। ओके? फंडामेंटल एनालिसिस हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस में हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं, ओके। हमने फिर ये अलग अलग चार्ट्स पढ़े थे। चैनल में क्या था, पैरेलल बन रहा था। वेज में क्या था, ठीक है, ये जो हमारी लाइंस बन रही है वो पैरेलल नहीं है, ठीक है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या था, टॉप वाले में हेड एंड शोल्डर स्ट्रेट सीधा बन रहा है और हमको ये बता रहा है कि हमको सेल कर लेना चाहिए। इनवर्स हेड एंड शोल्डर में क्या हो रहा है कि ये उल्टा पैटर्न बन रहा है और फिर हमको ये बोल रहा है कि हमको परचेज करना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़, ट्रायंगल वाले में क्या होगा, ये जो हमारे पीक डॉट्स हैं उनको अगर हम मिलाएं और जो हमारे थ्रॉट वाले डॉट्स हैं उनको हम मिलाएं तो एक ट्रायंगल शेप बन रहा है, ठीक है। फ्लैग वाले में क्या होता है, एक पैटर्न एक चैनल फॉलो करके वो लोग आगे बढ़ गए हैं, ठीक है। डबल टॉप फॉर्म में क्या होगा, एम जो बन रहा है वो स्ट्रेट बन रहा है और वो हमको बेयरिश मार्केट शो कर रहा है। डबल बॉटम फॉर्म में क्या होगा, एम जो होगा वो रिवर्स बनेगा और हमको ये बेयरिश मार्केट शो कर रहा है। गैप क्या होता है, जो हमारा ओपनिंग प्राइस ऑफ ट्रेडिंग डे है वो क्लोजिंग प्राइस ऑफ प्रीवियस डे से मैच नहीं कर रहा है, तो जो इनका डिफरेंस होता है वो हमारा गैप होता है। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट लेवल क्या होता है, पीक मतलब रेसिस्टेंट लेवल होता है, सपोर्ट मतलब ट्रॉट होता है, ठीक है। नाउ फिर उसके बाद हम लोगों ने मार्केट इंडिकेटर्स पढ़े थे जो 5 थे। ब्रेथ इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेट एडवांसेस डिवाइड नंबर ऑफ इशूड ट्रेडेड, ठीक है। अगर ये डॉ थ्योरी को सपोर्ट करता है मतलब टेक्निकल स्ट्रेंथ है, अगर ये सपोर्ट नहीं करता तो टेक्निकल वीकनेस है, ठीक है। वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन, राइजिंग मार्केट में वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन कम है तो बुल मार्केट है, फॉलिंग मार्केट में वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन ज़्यादा है तो बेयर मार्केट है। हाँ, हाँ, कॉन्फिडेंट इंडेक्स क्या था, हाई ग्रेड बॉन्ड यील्ड्स टू लो ग्रेड बॉन्ड यील्ड्स। अगर ये ज़्यादा होगा तो स्टॉक प्राइस बढ़ेगी, अगर ये कम होगा तो स्टॉक प्राइस गिरेगी और इसका मतलब ये है कि हमको जो लो ग्रेड वाले बॉन्ड्स हैं वो ज़्यादा अर्निंग दे रहे हैं, ठीक है। रिलेटिव स्ट्रेंथ एनालिसिस, स्ट्रेंथ एनालिसिस में क्या होगा, अगर सारा मार्केट अप है, अगर बुलिश मार्केट है तो हमारी जो पर्टिकुलर सिक्योरिटीज़ होती हैं वो क्या हो रही है, ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। अगर मार्केट डाउन जाएगा ना तो वो पर्टिकुलर सिक्योरिटीज़ कम डिक्रीज़ होगी, तो वो हमारी होगी स्ट्रेंथ, रिलेटिवली स्ट्रेंथ होती है। लोड, दूसरी चीज़ ऑड लॉट थ्योरी, इसके अंदर क्या है कि एवरेज पर्सन क्या होते हैं, रॉन्ग होते हैं, इससे रिवर्स चलो। फिर हम लोगों ने ये चार्ट्स पढ़े थे, लाइन चार्ट आप लोगों को आता है, बार चार्ट भी आता है कि ओपनिंग प्राइस होती है, ये हमारी क्लोजिंग प्राइस होती है, ये हाईएस्ट वैल्यू होती है और ये लोएस्ट वैल्यू होती है, ओके। वैसा ही सेम जापानी कैंडल के साथ है, ठीक है। बस इसमें ये है कि ये बॉक्स बना हुआ होता है, तो अगर ये वाइट कलर का बॉक्स होगा तो हम लोग
ये वाली ओपनिंग मानेंगे और ये वाली क्लोजिंग मानेंगे। और अगर ब्लैक कलर का होगा तो ये वाली ओपनिंग मानी जाएगी और ये वाली क्लोजिंग मानी जाएगी। हायर लोअर सेम है, ठीक है। और जब दोनों ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों सेम होते हैं, डोजी कैंडल स्टिक बोलते हैं। और ठीक है, पॉइंट एंड फिगर चार्ट में कुछ नहीं है। अगर इंक्रीजिंग होगा तो हम एक्स से डिनोट करेंगे और डिक्रीजिंग होगा तो 0 से डिनोट करेंगे। ओके, फिर हम लोग पहुंच गए यहाँ पे, कहाँ पे, सिक्योरिटी एनालिसिस। फिर लास्ट में हमने सिक्योरिटी एनालिसिस पढ़ा था, जिसमें हमने 2 अप्रोचेस पढ़ी थी, फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल्स के 3 पार्ट थे और टेक्निकल के 3 पार्ट्स थे, ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस में हमारे 3 कौन से पार्ट्स थे, इकोनॉमिक एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस एंड कंपनी एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में हमने 3 थ्योरी पढ़ी थी, डो थ्योरी, इवॉल्व्ड वेव थ्योरी एंड रैंडम वॉक थ्योरी। ओके, फंडामेंटल एनालिसिस में हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे। अगर डिविडेंड कांस्टेंट हो तो डी डिवाइड के। अगर डिविडेंड कांस्टेंट ग्रोथ रेट से इंक्रीज होता है तो प्राइस कैसे निकलता है, डी1 डिवाइड के माइनस जी से, ठीक है। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल एंड पी मल्टीपल दोनों का यूज करना है तो कैसे यूज कर सकते हैं, प्राइस कैसे निकलेगा, बी मल्टीप्लाई ई1 डिवाइड के माइनस जी, ठीक है। इकोनॉमिक एनालिसिस में हमने फैक्टर्स पढ़े थे, जैसे उसकी ग्रोथ रेट इम्पैक्ट करती है नेशन की, इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ रेट इम्पैक्ट करती है, इन्फ्लेशन इम्पैक्ट करता है, मानसून इम्पैक्ट करता है। टेक्निक्स कौन कौन सी थी, 3 थी, एंटिसिपेटरी सर्वे, बायोमेट्री अप्रोच और लास्ट में इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग अप्रोच। ओके, नाउ इंडस्ट्री एनालिसिस के भी अलग अलग फैक्टर्स थे, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, डिमांड सप्लाई गैप, बैरियर टू एंट्री, गवर्नमेंट एटीट्यूड, कंपटीशन ऑफ स्टेट ऑफ कंपटीशन, कॉस्ट कंडीशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च। इसकी कौन सी टेक्निक्स थी, इसकी 2 ही टेक्निक्स थी, रिग्रेशन एनालिसिस एंड इनपुट एंड आउटपुट एनालिसिस। कंपनी एनालिसिस में हम कंपनी की नेटवर्थ, फंड फ्लो एनालिसिस, टाइम सीरीज एनालिसिस, साइज एंड रैंकिंग, ग्रोथ रेट, फाइनेंशियल एनालिसिस, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, रेगुलेशन, लोकेशन एंड लेबर रिलेशन, पैटर्न ऑफ एग्जिस्टिंग स्टॉक होल्डिंग, मार्केटेबिलिटी ऑफ शेयर्स, ये सब चीज़ें चेक करते हैं, ठीक है। इसके भी 3 टेक्निक्स हैं, कोरिलेशन है, रिग्रेशन एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस एंड डिसीजन ट्री एनालिसिस, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस पूरा किसके ऊपर बेस्ड है, शेयर प्राइस की एनालिसिस के ऊपर बेस्ड है। हम ये ग्राफ्स और चार्ट्स को एनालाइज करते हैं उसके अंदर, ठीक है। हम लोग बोलते हैं जो हमारे शेयर प्राइसेस हैं वो रिपीटेड ट्रेंड फॉलो करते हैं, ठीक है, और प्राइस जो है वो सब कुछ कैप्चर कर लेता है उसके अंदर, ठीक है। नाउ इसके 2 मेथड हैं, वर्चुअल मेथड्स एंड स्टैटिकल मेथड। प्रिंसिपल क्या कहता है, मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग, मार्केट हर चीज डिस्काउंट कर देता है, प्राइस जो मूव करता है ट्रेंड में मूव करता है और हिस्ट्री खुद को रिपीट करती है। ओके, इसकी 3 थ्योरी थी, डो थ्योरी, इवॉल्व्ड वेव थ्योरी एंड रैंडम वॉक थ्योरी। ड्यो थ्योरी क्या कहती है, उसने 2 एवरेज को एनालाइज किया, एक इंडस्ट्री एवरेज को, दूसरा ट्रांसपोर्टेशनल एवरेज को, और उससे क्या निकाली, मूवमेंट ऑफ मार्केट निकाला, प्राइमरी मूवमेंट, सेकेंडरी मूवमेंट एंड डेली फ्लक्चुएशन। प्राइमरी मूवमेंट लॉन्ग टर्म वाला होता है, सेकेंडरी मूवमेंट शॉर्ट टर्म होता है और डेली फ्लक्चुएशन डेली बेसिस पे होता है। ओके, नाउ उसके बाद फिर हम लोगों को उसने ट्रेंड के बारे में बताया। भाई पहले वो हमको अपवर्ड ट्रेंड पे लेके गया, फिर अपवर्ड ट्रेंड से डाउनवर्ड ट्रेंड पे लेके गया और दोनों में 3-3 मूव्स थी। ओके, नाउ वेव क्या है, वेव में हमको ये बताया गया कि 2 तरह की वेव्स होती हैं, एक इम्पल्सिव पैटर्न वेव्स होती है, एक करेक्टिव पैटर्न वेव्स होती है। और इसमें हमने 2 पैटर्न्स देखे, एक बेसिक पैटर्न जिसमें इम्पल्सिव करेक्टिव, इम्पल्सिव करेक्टिव, इम्पल्सिव, ऐसी वेव्स थी, मतलब ऐसा सर्कल था। और और कंप्लीट साइकिल में क्या है, हमको 5 इम्पल्सिव वेव्स दिखेंगी और फिर करेक्टिव वेव्स दिखेंगी 3, ठीक है, तो वो कंप्लीट साइकिल हो जाएगा। रैंडम वॉक थ्योरी क्या कहती है, रैंडम वॉक थ्योरी ये कहती है कि हम प्राइस को कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि प्राइस को बहुत सारे फैक्टर इम्पैक्ट कर रहे हैं और हम लोगों की, हाँ, जो प्राइस की अप एंड डाउन्स है ना, वो कहीं पे भी कनेक्शन नहीं बिल्डअप कर सकती है, किसके साथ, सक्सेसिव पीक्स और ट्रॉट के साथ। ओके, ओके, तो इसी के साथ हमने थ्योरी एक बार सारी रिवाइज कर ली। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे। सिक्योरिटी एनालिसिस में 3 प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट थे, अर्थमेटिकल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और लास्ट वन
रन टेस्ट, ठीक है। अरिथमेटिक मूविंग एवरेज में क्या था, हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था कि हमको 10 ट्रेडिंग डेज के प्राइजेस गिवन थे और हमको बोला था 5 डे का मूविंग एवरेज 5 डेज का मूविंग एवरेज निकालना है। 5 डेज के प्राइजेस को ऐड कर दिया और हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ गई, ठीक है। और फिर इन ये जो वैल्यूज आई उनको दो बार ऐड कर देंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट 5 वैल्यूज आ जाएंगी और फिर उसको हम डिवाइड 10 कर देंगे तो हमारे पास अर्थमेटिकल मीन आ जाएगा। क्योंकि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग प्राइस ऑफ द डे माइनस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑफ प्रीवियस डे मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट प्लस प्रीवियस डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ओके। और इसी की बेसिस पे हमने ये वाला क्वेश्चन भी किया था। नाउ रन टेस्ट में क्या था, स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले हम लोग साइन, हमारे प्राइस में कैसे चेंज आया उसका साइन निकालते हैं, ओके। वो साइन निकाल लिए तो आर क्या होता है, आर होता है कि हमारे जो चेंज इन साइन है, जो हमारा चेंज इन साइन है वो कितने हैं, वो आर होता है। N1 क्या होते हैं, नंबर ऑफ पॉजिटिव साइंस, N2 क्या होते हैं, नंबर ऑफ नेगेटिव साइन। फिर स्टेप नंबर 2 में हम म्यू और एस डी निकालेंगे, मतलब मीन और एस डी निकालेंगे। इसका फॉर्मूला मैंने आपको याद कराया था, 2N1 N2 डिवाइड N1 प्लस N2 प्लस 1, ठीक है। इसको मैंने बोला था मैम हमको एस डी का इतना बड़ा फॉर्मूला कैसे याद होगा, तो मैंने आपसे कहा था कि आपको मीन का फॉर्मूला याद है 2N1 N2 और डिवाइड N1 प्लस N2। मैंने गलती से क्या किया, एस डी में 2N1 N2 दो बार लिख दिया, तो फिर मैंने N1 N2 मतलब N1 और N2 एक बार यहाँ से माइनस कर दिया और यहाँ पे मैंने तो भी एक बार N1 N2 बचा तो मैंने यहाँ पे वो N1 N2 यहाँ पे ऐड कर दिया और फिर उसका स्क्वायर कर दिया। मुझे 1 लिखना था पर मैंने गलती से स्क्वायर कर दिया, इसलिए -1 यहाँ कर दिया और उसका रूट कर दिया। अगर आपको इससे ईजी तरीका आता है इस फॉर्मूले को याद करने का तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दो, तो बाकी लोग भी याद कर लेंगे, ठीक है। फिर स्टेप नंबर 3 के अंदर हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकालते हैं। लोअर लिमिट में क्या होता है, मीन माइनस टी मल्टीप्लाई एस डी करते हैं और अपर लिमिट में मीन प्लस टी मल्टीप्लाई एस डी करते हैं। पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे फिर मीन सॉल्व करेंगे, ओके। इसी के साथ हमारा सिक्योरिटी एनालिसिस खत्म हो गया, ओके। थैंक यू।